तो अभी एग्जिस्टिंग में इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है जिसके अंडर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑपरेट कर रहा है? ब्रिटिशर्स के टाइम से इवॉल्व होते होते हमारे पास सारे लॉज आए हैं। कॉपीराइट का लॉ है हमारे पास, ट्रेडमार्क्स एंड मर्चेंटाइज एक्ट था पहले, जो अब ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999 में जो हुआ है। आज का जो हम इंदौर देख रहे हैं, एक ग्रोइंग इंदौर देख रहे हैं, जहाँ पर मल्टी ब्रांड शोरूम भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, रियल स्टेट में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना सारा काम हो रहा है। कितना डिफरेंस देख पाती है आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ग्रोथ में इन इंदौर? सो वी हैव लॉज, मतलब बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब आपकी डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होगी जो आईपी का हिस्सा नहीं है। तो अमूल की एक छोटी सी लड़की आती है, पार्ले जी पे किसी की पैकेजिंग पे आती है। स्टार्ट कर लिया, ग्रो कर रहा है, उसकी मेहनत लगी, सब कुछ लगा, और 5 साल बाद कोई एक सिर्फ पेपर लेके आ जाता है। उसके पास कुछ लीगल सिक्योरिटी है या फाइट करने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं? जो बेचारे इतनी रिसर्च करके कुछ नया बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था हमारे रिसर्च पेपर्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारा इन्वेंशन प्रोटेक्ट होना चाहिए। मतलब इवन बीइंग इन द एजुकेशन सेक्टर उन्हें नहीं पता था। अब क्योंकि आईपी नया नया अभी इमर्ज हो रहा है और लोगों को इतनी समझ नहीं है कि कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, प्रोसेस क्या है, तो वो कई बार भाई हार ही जाते हैं कि यार ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट बियर्स द नेम ऑफ योर कंपनी और योर ट्रेडमार्क विद द डेट, इट बिकम्स योर एविडेंस। तो आज के डिजिटल सिनेरियो में जब हमारा कुछ टेक पे जा रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे एक पैरामीटर सेट हो रहा है, या कैसे ये बोलेंगे लीज आउट कर रही है या कैसे ईज आउट कर रही है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज के हर क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर को जानना और समझना ज़रूरी है। कैसे अपने काम, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट और अपने प्रोडक्ट को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आज की इस कन्वर्सेशन में जानेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में आईपी ही एक न्यू करेंसी है। आज की ये कन्वर्सेशन हमारी होने वाली है एडवोकेट पूर्वी खंडेलवाल, जो कि फाउंडर ऑफ एच लीगल हैं। उनसे हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी वो सारी चीज़ें जो शायद अभी हमें नहीं पता हैं या जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं। सो वेलकम है पूर्वी मैम ऑन दी अनडिस्कस पॉडकास्ट शो। इस स्पेस में और डिजिटल स्पेस में हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेरीज कई बार मेरे मन में भी आए, क्योंकि जब हम डिजिटल स्पेस की बात करते हैं या इवन बिजनेसेस की भी बात करते हैं, तो वहाँ एक टर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिससे शॉर्ट में हम आईपी बोलते हैं। उसको लेके लोगों को पता तो होता है, लेकिन उसका क्या फ्रेमवर्क होता है, उसकी क्या डिटेल्स होती हैं, अगर कोई लीगलिटी आ रही तो उसको कैसे फेस करना है या कैसे चैलेंज करना है, वो जनरली अभी किसी को पता नहीं है। और इंदौर बीइंग अ ग्रोइंग सिटी और डिजिटल में तो और ग्रो कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा था कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन किया जाए जो पर्टिकुलरली आईपी को एक्सप्लेन कर दे। तो मैं सर्च कर रहा था कि इंदौर में कौन काम कर रहा है आईपी पे, क्योंकि जनरली एडवोकेट्स बहुत सारे हैं जो क्रिमिनल्स हैं और लॉ सूट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आईपी को लेके अभी भी इतना दिखा नहीं मुझे इंदौर में। लेकिन लकीली आपका नाम मिला और मैंने आपसे कनेक्ट किया कि हम करें इस बारे में बात। तो पहले तो थैंक यू, आपने एक इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। आज की हम इस कन्वर्सेशन को शुरू करें उसके पहले जनरली मैं क्या एक बैकग्राउंड ले लेता हूं, तो हमारे लिसनर्स के लिए भी ईज होता है वो कि मैं किससे बात कर रहा हूं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन है और उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो आपकी क्या जर्नी रही अभी तक की आईपी में? ओके, सो इफ़ आई से इट पर्सनली, लाइक जब मैं कर रही थी तब मुझे पता नहीं चला कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट अब इफ़ आई लुक बैक, इट्स बीन 7 to 8 years सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन आईपी एंड इट्स बीन कमेंडेबल। मतलब क्योंकि जो मैंने सीखा है खुद की मिस्टेक्स से सीखा है। मतलब देयर वाज अ मेंटर ऑफ माइन जो आईपी में आई वुड से कि मध्य प्रदेश में एक ही तरफा काम करते थे वो, उनसे मैंने सीखा। बट अगेन जब भी आप किसी से कुछ चीज़ सीखते हो तो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो आपको सिखाना बंद करना चाहते हैं, बिकॉज आप उनसे ज़्यादा ना सीख जाओ। एक सबका एक ह्यूमन मेंटालिटी होता है, राइट। सो ठीक है, उसके बाद अगेन मतलब वहाँ से जॉब छोड़ के देन आई सर्च्ड फॉर अदर पीपल एंड 1-2 प्लेसेस पे मैंने देखा भी फॉर अ मंथ और 2 months। बट जब मैं किसी के साथ काम कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए वो एक बिजनेस है
ओके, रादर देन एक लॉ प्रैक्टिस फील्ड। मतलब अगर कोई किसी चीज़ का स्टैट्यूट बना हुआ है, अगर किसी चीज़ के ऊपर लॉज बने हुए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो सिर्फ उन लॉज को जानता है। डेफिनेटली। जस्ट बिकॉज कि उस चीज़ से मुझे बिजनेस जनरेट हो रहा है, कि मैं रजिस्ट्रेशंस लेते जा रही हूँ, मैं देख ही नहीं रही हूँ वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बस करते जा रही हूँ। तो वो जब सब देखने के बाद आई वाज लाइक नहीं, ओके, आई विल डू समथिंग जहाँ मैं किसी को हेल्प कर सकूं, क्योंकि बिजनेस कब छोटा होता है, कब छोटे से कब बड़ा हो जाता है हमें पता चलता नहीं है। तो जब वो बिजनेस छोटा है तो आई बिलीव कि मैं उसे उतना सजेशन दे सकूं, उतना एडवाइस दे सकूं कि सर जब आप बड़े होंगे तब आपको ये सारी चीज़ें काम आएगी। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास कोई आता है कि मैम मुझे तो आप फॉर एग्जांपल से कैडबरी का नाम दे दो, मैं तो अपनी चॉकलेट चलाना चाह रहा हूँ। सर आप, मुझे पता है कि वो आप, मतलब अगर मैं हाँ भी बोल दूंगी तो वो आपको कभी मिलना नहीं है। तो आप कुछ ऐसा नया चॉकलेट का नेम लेके आ जाइए ना, जो 5 साल बाद, ठीक है, जब वो बड़ा बनेगा तो वो आपकी एक्सक्लूसिविटी होगी, किसी और की गुडविल पे ट्रेड करना नहीं होगा। तो जैसा मैम आपने बताया कि बैक ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि आप लोग अब 8 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, और अगर हम 8 साल पहले की बात करें इंदौर की, तो इंदौर भी उस स्टेज पे नहीं था कि जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जाना जाए कि इसका क्या फ्रेमवर्क है, पहले तो ये है क्या, ये भी नहीं लोगों को पता है। और आज का जो हम इंदौर देख रहे हैं, एक ग्रोइंग इंदौर देख रहे हैं, जहाँ पर मल्टी ब्रांड शोरूम भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, रियल एस्टेट में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना सारा काम हो रहा है। तो उस फेज़ में 8 साल पहले की पूर्वी मैम और 8 साल बाद की, आज की प्रेजेंट की पूर्वी मैम, कितना डिफरेंस देख पाती है आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ग्रोथ में इन इंदौर? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ 8 साल पहले, तो मुझे भी लगता था कि आईपी बहुत नया है, बट जब मैंने अंदर घुस के उसको देखा तो आईपी कभी नया नहीं था। आईपी वॉज ऑलवेज देयर, बस लोगों को ये नहीं पता था कि हमें उसे क्लेम कैसे करना है एज अ प्रॉपर्टी। लाइक इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, बट लोग उसको कभी क्लेम नहीं कर पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह पे अभी हम लोग हैं, या फॉर एग्जाम्पल मतलब एनीथिंग, हम कभी भी किसी का एड्रेस देते हैं तो हम आसपास की कोई बहुत अच्छी शॉप का नाम दे देते हैं। फिर से स्टारबक्स के पास में, फिर से जहाँ पे अभी हम लोग हैं मदन लाल छगन लाल के पास में। अब मैं बिल्डिंग का नाम ही नहीं ले रही हूँ, मैंने MG रोड बोल दिया, मैंने मदन लाल छगन लाल बोल दिया। वाई मदन लाल छगन लाल? उसकी गुडविल है, अब उसका नाम उसकी गुडविल है, उसकी पहचान है। सेम जगह पे अगर मैं प्रॉपर्टी लेने जाती हूँ तो वो मुझे क्या बोलेगा, मैम देखो ना नीचे मदन लाल छगन लाल है, वो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो जो है वो गुडविल, वो लोगों को पता ही नहीं है कि वो ही आपकी आईपी है। अच्छा मैम, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी आप ये रिलेट करके बताया आपने मदन लाल छगन लाल एग्जाम्पल, और ब्रांड वैल्यू, जिसको हम ब्रांड वैल्यू बहुत लोगों को पता भी होती है। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है ये टर्म? मतलब जैसे प्रॉपर्टी पता है सबको कि भाई रियल एस्टेट में जनरली ये टर्म यूज़ होता है कि भाई ज़मीन का कोई टुकड़ा है या कोई घर है या कोई फ्लैट है, तो वो लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, राइट। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज द नेम गोज, आपके ब्रेन से जनरेट होने वाली प्रॉपर्टी, इंटेलेक्ट से, बेसिकली व्हाट इज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रेन चाइल्ड आपका बेसिकली। तो ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने सोची है, जो दूसरों को नहीं दिख रही है बट आपने सोची है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम लोग एग्जाम्पल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईजी हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। यस, आपने कोई मूवी बनाई, किसी भी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कोई मूवी बनाई। अब जब वो कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आता है, कोई भी, तो अगर कोई उसको कॉपी कर लेगा तो उस, मतलब एक्टर्स डिफरेंट ले आया, वो सब कुछ, बट मूवी का जो मेन अट्रैक्शन था वो क्या था, वो उसका कॉन्सेप्ट था। तो अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा या आप उसको क्लेम नहीं करोगे कि दैट इज़ योर्स, तो फिर कोई भी ले जाएगा। तो वहाँ पे आपका जैसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन आता है, मदन लाल छगन लाल में मैंने आपको बताया जैसे ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन आता है। कभी आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर रहे हो जो कभी मार्केट में थी ही नहीं, बट यू से कि अच्छा मैंने इस साइकिल को इस तरह से बनाया है कि एनी पर्सन हु इज
जो दिव्यांग हैं या कुछ भी हैं वो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपका नया इन्वेंशन है, तो वो आपका पेटेंट है। एंड देन वी हैव, जब हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, हमारा फर्स्ट जो नज़रिया होता है उसकी पैकेजिंग होती है। Definitely. तो वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब लोगों को ये भी नहीं पता था कि दैट पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू। या आप उसकी डिज़ाइन देखते हो, आप बॉटल्स पसंद करने जाते हो, से फॉर एग्जांपल मिल्टन रखा है, सेलो रखा है, आप ये नहीं देखते हो, ठीक है आपने माना स्टेनलेस स्टील देख रहे हो ये वो, बट आप उसका शेप देखते हो, आप ये देखते हो अच्छा ये यूनिक है, जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। यू सी द डिज़ाइन, यू सी द 3D 2D स्ट्रक्चर ऑफ दैट, एंड देन यू वांट कि ठीक है ये अच्छा है, ये मैं ले लेता हूँ। तो वो डिज़ाइन जो उसका फर्स्ट एस्थेटिक लुक है, दैट इज़ डिज़ाइन। देन आपने ये हमेशा ये सुना है कि सीहोर के गेहूँ लाना वो बहुत अच्छे हैं, वाई? देन इट हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वो जोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं कि सीहोर का जोग्राफिकल क्लाइमेट या उसकी कंडीशंस ऐसी है जो उस गेहूँ को जैसे वो हैं वो वैसा बनाती है। तो देन इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। yes. जैसे आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, आप कलर की बात कर रहे हैं, आप पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, नेम का तो सबको पता है कि ठीक है वो तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में जाना ही है, तो exactly. वो होता ही है। yes. और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अप्लाई होता है या जिसको काउंट इन किया जाता है एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जैसे हमारे केस में हम बात करते हैं कि भाई हमारा चैनल का नेम, हमारा कॉन्टेंट या शो फॉर्मेट की आप बात करें तो जैसे हम भी बहुत सारे शोज बनाते हैं, जैसे KBC, इट इज़ अ फॉर्मेट, तो वो कॉपीराइटेड है। इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल्स, ये सब कॉपीराइटेड फॉर्मेट्स हैं। तो और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसा मैंने आपको बताया, इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट द नेम यू सी, ओनली द नेम यू सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपका है इंदौर टॉक, आपने उसको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया हुआ है कि इवन इफ दैट ए इज कॉपीड ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दैट ए हैज़ बीन कॉपीड। तो ओवरऑल लुक ऑफ दैट थिंग ऑल्सो इज कॉपीराइटेड, इज ट्रेडमार्क्ड, इट्स अ ट्रेड ड्रेस, पैकेजिंग जो आपका जाता है। देन आप सॉन्ग्स देखते हैं, छोटी छोटी एड फिल्म्स देखते हैं जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। लाइक वो जो अमूल की एक छोटी सी लड़की आती है, पार्ले जी पे किसी की पैकेजिंग पे आती है। देन यू सी वो जो एक टिंग टिंग टिडिंग जो एक वो जाता है ब्रिटानिया के लिए, या जब हम कार्टून्स देखते थे बचपन में, द रोरिंग साउंड जो टॉम एंड जेरी के स्टार्टिंग में वो कार्टून नेटवर्क का आता था, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब आपकी डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होगी जो IP का हिस्सा नहीं है। एवरीथिंग, मतलब अगर कोई साइकिल मैन्युफैक्चरर भी है ना, तो जो चेन उसकी बन रही है, वो चेन का वो उसको शेप कैसे देने वाला है, हाउ द चेन विल रोटेट, इट ऑल कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, मशीन्स के वॉल्व्स और वॉल्व्स के पार्ट्स, इवन दोज आर प्रोटेक्टेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो किसी की डिज़ाइन होती है, किसी का इन्वेंशन होता है, किसी का पेटेंट होता है कि यार हमने इसको इस तरह से बनाया है, तो उस पर हमारी मोनोपोली है। बिकॉज किसी ने तो उसमें अपना टाइम दिया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं, तो वो उसके ब्रेन चाइल्ड है अगेन, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो देयर इज़ नथिंग विच इज़ बेसिकली लेफ्ट जो जिसमें IP इन्वॉल्व नहीं होता है। बस अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कि लोगों को नहीं पता है कि इसमें भी IP हो सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि IP केवल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कुछ अनकॉमन चीज़ों के, जैसे किसी का पेटेंट है या टेक्नोलॉजी है, इट अप्लाइज टू ऑल द कॉमन थिंग्स ऑल्सो, लाइक कलर स्कीम्स, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, अ सॉन्ग, अ लिरिक्स, एनीथिंग विच इज़ अनकॉमन फॉर दैट क्रिएटर, कि भाई उसने इतने एफर्ट डाल के उस चीज़ को क्रिएट करी, या कलर स्कीम डिज़ाइन करी, या कलर सिलेक्ट किया अपने लोगों के लिए भी इवन, तो सब कुछ कॉपीराइटेड होता है वो एवरीथिंग। हाँ, आइडिया, आई वुड से आइडिया इज़ नॉट कॉपीराइटेड। आइडिया मतलब अभी तक वो आपके ब्रेन में था, बट जब आपने उसको एग्जीक्यूट करा तब वो कॉपीराइट का मटेरियल बन गया। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आपके ब्रेन में क्या है, राइट? तो जब आप उसको बाहर लेके आओगे तभी वो कॉपीराइटेड होता है। इट शुड बी विजिबल, इट शुड बी विजिबल, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड जैसे कलर का आपने बोला, इंडिया में अभी तक भी कलर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, एक्सेप्ट फॉर सर्टन थिंग्स। जैसे अगर मैं क्रिश्चियन लोबॉटिन्स की बात करूँ तो जो उसका रेड सोल है, दैट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग बैटल। जब उन्हें वो रेड सोल वाला उन्हें बताना पड़ा कि अगर ये रेड सोल नहीं होगा तो हमें कोई नहीं पहचानेगा।
सेम द पैंटोन शेड जो आप कैडबरी का देखते हैं, वो कलर उसे मिलता नहीं, बट उसे बताना पड़ा, उसे मतलब ऐसा उसे बताना पड़ा कि पर्पल इज इनसेपरेबल बेसिकली, कि हम फ्रॉम कैडबरी। अगर किसी भी चॉकलेट का रैपर पर्पल है तो लोगों के माइंड में है, अजम्पशन है, एक लेमैन के, एक चाइल्ड के, 2 साल का बच्चा भी पर्पल कलर की चॉकलेट मांगता है आपसे। वाई? बिकॉज इट्स कैडबरी। देन अभी तक नेस्ले को नहीं मिला उसका रेड कलर का, बट पर्पल कलर कैडबरी हैज़ इट। सेम फॉर येलो कलर का मैगी, हाँ, यू हैव इट। अभी बेसिकली ऐसा होता है कि आप जब प्रूफ कर पाते हैं कोई चीज़ कि ये आपसे इंसेपरेबल है, आपकी कंपनी से, चीज़ों से। अब मुझे ही इवन जब मैं पढ़ने लग गई तब मुझे डिफरेंस पता चला डेयरी मिल्क और कैडबरी में। ओके, इट वॉज ऑलवेज डेयरी मिल्क फॉर अस, या इट वॉज ऑलवेज कैडबरी फॉर अस। हमें तो वो चॉकलेट का नाम पता था, कंपनी का नाम नहीं पता था। बट कैडबरी इन इटसेल्फ, कैडबरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, डेयरी मिल्क तो सिर्फ एक उसका छोटा सा हिस्सा है, राइट? तो जब हम पढ़ने लगते हैं या जब हम थोड़ा सा भी हम कोशिश करते हैं आगे जाने की, तो ऐसा होता है कि आप 2 सेपरेट आइडेंटिटीज बनाते हो, आपका प्रोडक्ट और आपका कंपनी का नेम, विच इज़ योर ट्रेड नेम, एंड दिस इज़ योर ट्रेड मार्क। तो डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज आपके लिए वो कंपनी का नेम भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट लाइन एक प्रोडक्ट पे ख़त्म नहीं करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें लेके आने के लिए आते हो। फॉर एग्जांपल अगर अमूल मिल्क पे ही होता तो नहीं होता, बट आपके पास सब है ना, छाछ है, लस्सी है, एवरीथिंग इज देयर। नाउ यू हैव द चॉकलेट्स ऑल्सो, एंड नाउ इन फ्यूचर यू विल सी द फ्रोजन प्रोडक्ट ऑल्सो, मतलब इट्स देयर ऑलरेडी, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी, और ये ग्रेजुअली फ्यूचर में बढ़ता है। Exactly. तो हम कोई प्लान नहीं कर सकते कि आज भाई मैं सिर्फ इतना से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। Yes. हो सकता है नेक्स्ट 5 या नेक्स्ट 10 ईयर्स आपकी प्रोडक्ट लाइन या सर्विसेज लाइन इतनी बढ़ जाए। हाँ, पर वो चीज़ें, वही चीज़ें हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं, तो इनिशियली हम उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। आजकल यंगस्टर्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो आप देखोगे तो वो इनसेपरेबल, हाँ, मतलब नहीं कर पाए हैं अभी तक भी कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और हमारा कंपनी का नेम क्या है, मतलब हमें जाना किस नाम से जाना चाहिए। नहीं, वो है, वो कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इस चीज़ की अभी लिटरेसी नहीं है हमारी इंडिया में, और पर्टिकुलर टियर 2 सिटी इंदौर जैसे शहर में इस चीज़ को लेके इतनी लिटरेसी नहीं है। तो मैं वही बता रहा था कि जब हम लोगों ने इंदौर टॉक बनाया तो इंदौर टॉक बहुत लोगों को लगता है इट इज़ जस्ट अ इंस्टाग्राम पेज और समथिंग लाइक का अकाउंट, तो ऐसा नहीं है। इंदौर टॉक इज़ फुल्ली रजिस्टर्ड बाय द नेम ऑफ इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क। उसके फिर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं कि भाई इंदौर टॉक है, इंदौर टॉक रियलिटी, इंदौर टॉक इवेंट्स हैं, ये सब हमने करवा रखी हैं चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये कोई प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वो एक टेम्परेरी काम नहीं है, वी आर बिल्डिंग ए बिजनेस, सो इट नीड टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके लिए हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं, जो मैं दूसरे अपनी इंडस्ट्री में देखता हूँ, दूसरे इतने अवेयर नहीं है। उन्होंने तो जैसे एक मेल आईडी क्रिएट किया, एक अकाउंट बनाया और काम शुरू। अब उसका क्या पेपर वर्क है, क्या लीगलिटी है, क्या आईपी के रूल्स हैं, वो नहीं पता किसी को। तो मैम, जब हम बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर उस चीज़ से रिलेट कर रहा है जिसका किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंस है, जिसका किसी की भी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, इवन कलर स्कीम्स तक को लोग कराते हैं पेटेंट, क्योंकि वो उनकी एक आइडेंटिटी बन जाता है। जस्ट लाइक मैगी मतलब येलो, कैडबरी मतलब आपने वो पर्पल का एक शेड बताया। तो अभी एग्जिस्टिंग में इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है जिसके अंडर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑपरेट कर रहा है, और वो कितना पब्लिक में अवेयरनेस है इस फ्रेमवर्क को लेके? सो वी हैव लॉज इंडिया में, मतलब इवॉल्व होते होते, ब्रिटिशर्स के टाइम से इवॉल्व होते होते हमारे पास सारे लॉज आए हैं। कॉपीराइट का लॉ है हमारे पास, ट्रेडमार्क्स एंड मर्चेंटाइज एक्ट था पहले, जो अब ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999 में जो हुआ है। देन डिज़ाइन एक्ट पहले ट्रेडमार्क्स के साथ, पेटेंट्स के साथ था, फिर उसको सेपरेट करके अलग से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट 2000 का बनाया गया है। देन कॉपीराइट तो सबसे पुराना है जो 1957 का है, क्योंकि कॉपीराइट वाज समथिंग, जैसे बुक्स बहुत लिखते थे या शेक्सपियर या लिटरेचर, हमारा हिंदी साहित्य बहुत अच्छा रहा है, तो कॉपीराइट तो बहुत पुराना है, सबसे पुराना अगर हम देखें तो कॉपीराइट रहा है। तो कॉपीराइट एक्ट आज भी कर रहा है टाइम टू टाइम चेंजेस के साथ। वी हैव पेटेंट्स भी अगेन काम कर रहा है। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के हैं, हमारे पास लेआउट्स के एक्ट्स हैं, बट अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उस जोन में जाके उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। मतलब
आपने कितने केसेस सुन लिए जो मध्य प्रदेश से ऊपर तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, या इवन कोर्ट तक भी आए हैं, जो आईपी के केसेस होंगे? अभी एक रिसेंट का केस सुना था, लंदन प्राइड और ब्लेंडर्स प्राइड का कुछ, हाँ, वो मैंने पढ़ा था. यस, दैट वाज अ वेरी ह्यूज केस, दैट वाज मेड अवेलेबल टू मीडिया. उसके अलावा आपको क्या पता है, मतलब कभी भी रात. बट आप जब भी इंदौर में आप बात करते हो, मैं सिर्फ फूड सेक्टर की बात कर लूँ इंदौर में, तो आपको अग्रवाल स्वीट्स भी दिख जाएगा, श्री अग्रवाल स्वीट्स, न्यू अग्रवाल स्वीट्स, बहुत सारे हैं, सब दिख जाता है. शाम सैंडविच, न्यू शाम सैंडविच, यू हैव सो मेनी थिंग्स. मतलब दीज आर जस्ट फ्यू टू नेम. तो वही है कि वो कोर्ट तक नहीं गए, वो फैमिली डिस्प्यूट्स थे, पर डिस्प्यूट्स तो ट्रेडमार्क के ही थे, आईपी के ही थे. तो ऐसा तो है नहीं कि आईपी है ही नहीं. सबको अपना नाम ज़रूर चाहिए, बट लोगों को पता ही नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसका बंटवारा कैसे करना है, उसको किस तरह से प्रोसीड करना है. मतलब बेसिकली पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, दादाजी लोग बिजनेस स्टार्ट करके दे देते थे, पापा लोग लड़ते नहीं हैं, पोते लोग आके लड़ लेते हैं. अब क्या करें? तो वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तब फिर किसी एक को राइट, मतलब कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है. तो अगर हम स्टार्टिंग से ही उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आईपी था नहीं. मतलब आई विल टेल यू कि इंदौर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 30-30 साल से अपने ट्रेडमार्क्स रिन्यू करवा रहे हैं. ये मैंने देख लिया है. तो उनको अवेयरनेस तो थी, उन्हें पता था हमें प्रोटेक्ट तो करके चलना है. पर वो कब बाहर आती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है. तब तक तो दे आर लाइक ठीक है, पड़ा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट मतलब देयर इज़ अ मेंटर ऑफ माइंड जिन्होंने अभी रिसेंटली बोला, पूरी मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है तो मुझे दे दे, मुझे ऑडिट करवाना है. मतलब आप समझ रहे हो, जिन लोगों के पास अवेयरनेस है उन्हें ये भी पता है कि ट्रेडमार्क इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज़ योर प्रॉपर्टी. बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ठीक है, पड़ा है तो पड़ा है. हम पीछे पड़ जाते हैं, सर रिन्यू करवा लो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, चला जाएगा. क्लाइंट्स आर लाइक ठीक है ना मैम, जाने दो, 10,000 रुपये कौन लगाएगा. मतलब जस्ट लाइक अ डोमेन है तो भाई जाने दो, 999 का ही तो है. एग्जैक्टली. बट आप समझिए कि अगर मैं कुछ सेल आउट करने जाती हूँ ना, जब भी अपने ट्रेडमार्क को, तो उसकी प्राइस 10,000 रुपये नहीं होती है. एक रजिस्टर्ड ब्रांड अगर उसका गुडविल एस्टैब्लिश्ड है तो उसका प्राइस आप भी नहीं सोच सकते हो कितना होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कोई चलती हुई शॉप है, मैं नहीं चला पा रही हूँ, पिछले 30 साल से ये शॉप चल रही है, तो इस लोकेशन की राइट नाउ, अभी हम जैसे अगर विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की लोकेशन की क्या प्राइस होगी, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए. बट वो 30 साल से चल रही है, वो किस कॉस्ट में बेचेगा? वी हैव दिस हॉस्पिटल लाइफलाइन जो सेल आउट हुआ जो था, अब डीएनएस हो गया. यस, जो डीएनएस हो गया, वो क्यों, मतलब व्हाट वाज हिज प्राइस? उसका सेलिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा था. क्यों था? It was operational, it had its location was prime, agreed, but उसका उस लोकेशन का लोगों से अटैचमेंट था कि ठीक है, वो जानते भी थे उस जगह वो को. जानते थे. तो वो क्यों जानते थे कि बेसिकली यहाँ पे लाइफलाइन है. डीएनएस भी उनके लिए तो वो लाइफलाइन का ही हिस्सा है. वो तो उन्हें ठीक है नाम चेंज कर दिया होगा. हाँ, उसको बहुत टाइम तक तो यस, उन्हें नाम से ही जाना जाता है. उन्हें बहुत टाइम तक ऐसे करना पड़ता है, डीएनएस लाइफलाइन, CHL अपोलो. उन्हें बहुत टाइम तक आपको उन्हें बताना पड़ता है कि इस आपका और उनका कनेक्शन है. क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि आप वो कस्टमर बेस नहीं खो सकते हो जो वो 30 साल का था. मतलब देयर वाज अ रिसेंटली मेडिकल शॉप जो सेल आउट हुआ था हमारे इसमें, तो उन्होंने अपने नाम के साथ बेचा. अब उस मेडिकल शॉप का प्राइस होगा 40 लाख 50 लाख, बट अपने प्राइस के साथ वो गया 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़. इट इज़ दैट, क्योंकि उसमें वो सालों का वो ट्रस्ट और वो विश्वास जुड़ा था, कस्टमर बेस जुड़ा हुआ था. यस, कस्टमर को नहीं पता प्रोप्राइटर कौन है, कस्टमर को नहीं पता ओनर कौन है, कस्टमर को सिर्फ वही पता है जो उसे दिखता है. और वो दिखाने के लिए वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही तो है. व्हाट एल्स इज इट? डेफिनेटली योर गुडविल इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. डेफिनेटली. तो मैम अभी हम इंदौर को देख रहे हैं ग्रोथ स्टेज पे, और अब हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे
एक जो शॉप हुआ करती थी अब वो मल्टी चेन स्टोर में कन्वर्ट हो रही है, या बहुत सारे जो बिल्डर्स या डेवलपर्स हुआ करते थे अब वो कुछ बड़े काम करने लगे, जस्ट लाइक अपोलो, इसका एक एग्जांपल है कि भाई अपोलो टावर हुआ करता था, आज अपोलो के हम लोगों ने कितने नए ऐसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स देखने, चाहे अपोलो हाई स्ट्रीट देखें, चाहे अपोलो प्रीमियर देखें। सो अभी इंदौर जब ऐसे ग्रोथ स्टेज पे चल रहा है, लोटस देखें कि कितने मल्टीपल उसके शोरूम हैं, तो अभी जैसे इस ग्रोथ स्टेज पे इंदौर चल रहा है और लोगों को अवेयरनेस तो है कि अब हम अपने ब्रांड्स को बढ़ा रहे हैं आगे, मल्टीपल शोरूम्स पे जा रहे हैं, लेकिन आईपी को लेके अभी क्या वो अवेयरनेस है? कितना लोग अवेयर हैं कि इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करके चलते रहना पड़ेगा हमें, या जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए सेटअप कर रहे हैं, उनमें भी अभी ये कितनी अवेयरनेस है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, ये हमारी एक अभी तक की कन्वर्सेशन से बहुत क्लियर हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या लेवल ऑफ अवेयरनेस है? क्योंकि पता है सबको कि भाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, वो कराएंगे, मैंडेटरी है। कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, वो भी करा लेंगे। नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस भी ले लेंगे, एमएससी में भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी क्या लेवल है कि लोग उसके लिए अप्रोच करते हैं कि मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ, या मेरा एग्जिस्टिंग को अब मैं एक्सपांड करने जा रहा हूँ, मेरे पास पहले कुछ नहीं था लेकिन अब क्योंकि मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो मुझे अब सब कुछ चाहिए। तो अभी वो क्या स्टेज है कि कितनी इंक्वायरीज जनरेट होती हैं आज इंदौर में? अभी जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जीएसटी लेना या एमएसएमई का लाइसेंस ले लेना, नगर निगम का लाइसेंस ले लेना, ये सब लोग इसलिए नहीं लेते कि उन्हें लेना है, ये सब इसलिए लेते हैं कि इसके बिना उनका बिजनेस नहीं चलेगा। कोई भी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल फूड में है, उनको पता है अगर उन्होंने FSSAI लाइसेंस नहीं लिया तो अथॉरिटी आके पकड़ लेगी, बट ट्रेडमार्क नहीं लिया तो कोई आके उन्हें पकड़ नहीं रहा है, पकड़ेगा नहीं। तो वो उसको, उनके लिए वो अभी तक ऐसा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिया तो चला रहे। वो कब प्रॉब्लम आती है, मतलब 3-4 साल हो गए, आपका बिजनेस बूम पे चला गया, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैम वो लीगल नोटिस आ गया, मैम वो सामने वाले ने तो हमारा कॉपी कर लिया, उसने तो रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। भाई आप पहले से कर लेते, बहुत छोटा सा, आई वुड से कि इतना भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बाकी रजिस्ट्रेशन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव है, बट देन आपकी बिजनेस की वैल्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो वेन एवर यू स्टार्ट, आप कोई नेम लेके आते हो, अगर आप हमसे सजेशन ले लोगे या आप किसी से भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीवेयर, आप सर्च कर लो खुद से, आप उसका रजिस्ट्रेशन ले लोगे अगर, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का, क्योंकि कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आएगा। आपको पता होगा कि आप सेफ खेल रहे हो। बट अभी आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी स्टार्ट कर लिया ना, कि XYZ कंपनी कोई नाम से आपने स्टार्ट कर ली, अब वो चल रही है एंड देन सडनली समवन कम्स अप एंड सेज कि ये तो हमारा नाम था। अब आप क्या करोगे? या आपने बहुत अच्छा गुडविल इस्टेब्लिश कर लिया 4 साल में, 5 साल में, और किसी और ने अभी आके ये देखा कि आपने रजिस्ट्रेशंस लिए नहीं हुए, उसने रजिस्टर्ड करवा लिया, नाउ ही कम्स आपको नोटिस देने उल्टा। तब आप क्या करोगे? आप हो प्रायर यूज़र, हम मानते हैं, बट क्या तब आपकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गई जो पहले बहुत ईजी हो सकती थी? इट्स ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेफिनेटली। तो आप उन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते थे। अच्छा मैम, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से अब काम कर रहा हूँ, और जब जॉब से एक कंपनी स्टार्ट की, कंपनी से अब ये एक प्राइवेट लिमिटेड LLP फ्रेमवर्क में आए, तो मुझे भी बहुत सारी लीगलिटी पता नहीं थी। मतलब वो मुझे पता नहीं थी, ऐसा नहीं था मैं करवाना नहीं चाहता था, बट मुझे पता ही नहीं था। सेम केस IP में भी लागू होगा कि भाई बहुत से लोगों को अभी भी पता ही नहीं होता है। जैसा भी आपने बताया कि मैं तो करते जा रहा हूँ अपना बिजनेस, अब मुझे नहीं पता कि मुझे ये करवाना था ट्रेडमार्क, ये मुझे रजिस्ट्रेशन लेना था, या मुझे IPs को अपनी प्रोटेक्ट करना था, और फिर आप बता रहे हैं कि अगर कोई आ गया पेपर लेके, तो उस केस में फिर उसके पास कुछ ऑप्शन बचता है, क्योंकि उसे तो वो नेग्लिजेंस था उसका कि उसे नहीं पता, वो अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि भाई GST इसलिए नहीं पड़ता है, डंडा होगा, लाइसेंस इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके बिना काम नहीं शुरू होगा, पर उस ऑनर को या उस बिज़नेस को ये पता ही नहीं होता है कई बार कि IP के लिए भी ये लॉज हैं, मुझे ये भी करना है। तो उस केस में अगर उसने स्टार्ट कर लिया, ग्रो कर रहा है, उसकी मेहनत लगी, सब कुछ लगा, और 5 साल बाद कोई एक सिर्फ पेपर लेके आ जाता है, तो उस केस में कुछ उसके पास कुछ लीगल सिक्योरिटी है या फाइट करने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं?
राइट तो मैं इसका 2 पार्ट में आंसर देती हूँ. जो आप नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं या जो आप अनअवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वो अवेयरनेस आप मानिए उन रिसर्चर्स के पास भी नहीं थी थोड़े साल पहले तक, जो बेचारे इतनी रिसर्च करके कुछ नया बना रहे हैं. उन्हें पता ही नहीं था हमारे रिसर्च पेपर्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारा इन्वेंशन प्रोटेक्ट होना चाहिए. मतलब इवन बीइंग इन द एजुकेशन सेक्टर उन्हें नहीं पता था कि दीज आर लायबल टू बी प्रोटेक्टेड. वो उन्हें कब पता चलता है कि जब उनके नाम पे कोई और पब्लिशर अर्न कर रहा होता है. ठीक है, तो अवेयरनेस वहाँ तक भी प्रॉब्लम है. सिर्फ यहीं वो बिजनेसमैन तो बहुत ही अलग सेक्टर हो गया. मतलब बिजनेसमैन तो मैं बोलूँगी कि उनका एजुकेशन से भी बहुत दूर दूर तक बहुत इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपके पास कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है. यू नीड टू हैव अ शार्प माइंड. तो उन लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है. इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस में स्कूल्स में आईपी बिजनेस लॉज में अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ साल पहले. तब तक कभी भी किसी को नहीं बताया था कि बिजनेस का एक मेन पार्ट आईपी होता है. ठीक है, फिर उसके बाद कमिंग बैक अगेन कि उनके लिए कोई राइट्स है. आपके पास डेफिनेटली प्रायर यूज़र राइट्स हैं. कोई आ जाता है आपके पास कि भाई आप इसको बंद कर दो, आप कोर्ट जाइए. आप कोर्ट, ऑब्वियसली कोर्ट हेल्प्स यू. ऐसा नहीं है कि कोर्ट डजंट हेल्प्स यू. कोर्ट विल हेल्प यू. बस आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है दैट विल एस्टैब्लिश योर प्रायर राइट्स. जब भी आप बिजनेस करते हैं तो नहीं करते हुए भी आप कुछ ना कुछ तो अपने पास रख ही लेते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने मीडिया पब्लिकेशन किया तो उसका कोई रिसीट आ गया. अभी कोई आपके पास आएगा, आप उसका अपने पेज पे दोगे तो आप उसको एक रिसीट काट के दे दोगे. वो डेट, उसका नाम, that becomes a evidence. Okay. Right? It becomes an evidence. Then someone was just purchasing, है ना, कि इतना स्टेशनरी इस जगह पे भेज देना. वो स्टेशनरी उस बड़ी शॉप पे से आपके नाम पे आ गया. It has your name, it has the date. It becomes your evidence. Right? आपने NGO में डोनेट किया होगा. That becomes an evidence. Anything and everything that bears the name of your company or your trademark with the date, इट बिकम्स योर एविडेंस. तो आप जब बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को, मैम, क्योंकि जब कोई नई चीज स्टार्ट करता है तो वो इतने कियोस्क में रहता है और वो इतनी सारी चीज़ों से घिरा होता है कि आईपी को लेके उसके मन में तो ज़रा सा भी बोलते ना एक अलर्ट आते ही नहीं होगा. क्योंकि उसे सबसे पहले अपना प्लांट या तो स्टैब्लिश करना है, या तो उसे अपना ब्रांड बनाना है, या तो उसने क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है वो, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है कि आई एम दी बोलेंगे प्यून ऑल्सो of my office, I am the entrepreneur also, I am the back office also, I am the accountant also. वो सब करना पड़ता है. और उस भागा दौड़ी में वो आईपी, क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं है अभी कल्चर आईपी को लेके. अब चूँकि डिजिटल में हम काम करते हैं तो मैं तो बहुत अवेयर हूँ उन चीज़ों के लिए. लेकिन कॉमन अगर बात करूँ, आज कोई भी नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसे नहीं पता होता आईपी. सर आप जैसे बोल रहे हैं ना, ये चीज़ मैंने भी सोची है कि नहीं पता होता है. बट मतलब बेसिकली एक कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्टर बताऊं मैं, कि जब पॉटर्स होते थे ना, वो वाला जब ज़माना था जब पॉटर्स अपने पॉट्स बनाते थे, वो लोग भी अपनी मार्किंग्स छोड़ते थे. तो दे न्यू कि हमें कैसे कोई चीज़ अपनी बतानी है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारी है. तो हाँ, हालांकि उस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं किया गया, कभी लोगों को बताया नहीं कि इसके बिना पे बिजनेस नहीं चलेगा. क्योंकि फिर हमारे मार्केट्स इतने बड़े हो गए कि इट्स लाइक ऑलवेज अ सप्लाई काइंड ऑफ थिंग. डिमांड है, सप्लाई है, बट क्वालिटी और वो सब चीज़ें एक बहुत बड़े स्केल पे हट गई थी. तो हैविंग अ ट्रेडमार्क, अ सर्टन काइंड ऑफ आईपी रजिस्ट्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ नाम या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, वो आपकी क्वालिटी भी देता है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम देम. डेफिनेटली. राइट. अगर मैं कुछ परचेज करने जाती हूँ, मेरे सामने एक XYZ कोई भी लोकल ब्रांड है और मेरे सामने फॉर एग्जांपल टॉमी हिलफिगर है, तो मेरा क्या सोचना है, यार 10 रुपये ज़्यादा देके यही ले लूँगी. व्हाई नॉट? आई ट्रस्ट द क्वालिटी. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया है. अब हो सकता है सर कि एनीवन कैन ब्रिंग इट अप फ्रॉम द लोकल मार्केट, अपना ब्रांड लगा के बेच दिया, बट उनका ब्रांड आ गया है वहाँ पे जो इस लेवल पे प्रमोट हुआ है. वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स. अभी आपको पता ही होगा चाइना से कितना सारा आ रहा है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम चाइना, इट्स ट्रेडमार्क्ड एंड इट्स वाइट लेबलिंग हो रही है. वो तो ये वाइट लेबलिंग इज बीइंग डन. सो इट्स ऑलवेज अबाउट दैट. बट इफ टू बी इन बिजनेस, टू बी एन एंटरप्रेन्योर, टू मतलब हैविंग एन आईपी इज मतलब अब तो उस चीज़ के ऊपर आप कोई नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते हैं. वो आपको चाहिए ही. आपको अपनी ग्रोथ अगर करनी है तो आपको चाहिए ही.
मतलब जैसे इंदौर टॉक्स है, या वी हैव पेजेस लाइक डिफरेंट पेजेस जो इंदौर को प्रमोट करते हैं, या वी हैव सो मेनी थिंग्स जो प्रमोट करती हैं किसी भी चीज़ को. फॉर एग्जांपल नेम हो, कंपनी नेम हो, या उसका प्रोडक्ट हो, या कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो कोई भी, तो अगर वो प्रोटेक्टेड ही नहीं है तो कोई भी कॉपी कर लेगा. 10 लोग बैठे हैं, अगर उनको मतलब ऐसा लगता है ना, जैसे आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, आपकी किसी कॉन्सेप्ट पे आपने बात किया, आप लिंक्डइन पे देखेंगे ना, एक बहुत ही ट्रेंड है. जैसे मैंने मेरी बात की लाइफ की है ना, देयर विल बी 10 अदर पीपल जो अपनी लाइफ की बात कर लेंगे, वो सेम मेरी लाइफ को अपनी वर्ड्स में करके कॉपी कर देंगे. और आजकल तो चैट जीपीटी बहुत इजीली कर देता है. अब उनको, क्योंकि मुझे व्यूअरशिप मिली है, तो उनको क्या लग रहा है, अच्छा इसको व्यूअरशिप मिली है तो मुझे भी इस कंटेंट पे व्यूअरशिप मिल जाएगी. और ट्रेंड इसी को तो बोलते हैं. एग्जैक्टली. बट टू स्टैंड अपार्ट, अगर आप खुद का कुछ करते हो तो फिर आप उसके ऊपर राइट्स क्यों नहीं लोगे? आई मीन, अगर किसी ने सी लगा दिया आपकी वेबसाइट के नीचे, अगर आपने सी लगा दिया तो यू इंटेंड ना कि मेरा रेड और वाइट कलर का थीम कोई कॉपी नहीं करेगा. यू इंटेंड कि मेरा लोगो कोई कॉपी नहीं करेगा. इसके ऊपर जो लिखा है कंटेंट, वो आपने इतने सालों की मेहनत से जनरेट किया है. आपका क्लाइंटेल है जिसको आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो. यू वॉन्ट इट टू बी योर्स, यू डोंट वॉन्ट समवन एल्स टू हैव इट. नहीं, वो ठीक बात बोली मैम आपने. और ये मुझे एक अच्छा पॉइंट इसमें भी ये कन्वर्सेशन में निकल के आया कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई अनअवेयरनेस के कारण किसी ने आईपी अपनी प्रोटेक्ट नहीं किए, तो डेट टू उसके पास प्रायोरिटी वाला एक वो राइट है. वो प्रूव कर सकता है कि भाई 2000 से मैं ये काम कर रहा हूँ, और कोई 2025 में आके कोई पेपर लेके आ गया, तो डेट डजंट मीन कि वो अब उसका ऑनर हो गया. सो वी कैन फाइट फॉर इट. वी कैन डेफिनेटली फाइट. इवन सर, ट्रेडमार्क्स में जब हम लोग फाइलिंग करने जाते हैं, तब हमारे पास यूज़र डिटेल्स डालने का एक वो होता है. वो सब लोग मतलब यूजुअली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है. बट आप मतलब आई हैव अ क्लाइंट जो 1984 से या इवन 1916 से काम कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने एक हरदा का मतलब पेड़े वाले हैं, उनका ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश किया, वो 1916 से हैं वहाँ पे. अब सर, आप वो हरदा नाम ही उनके नाम से जाना जाता है कि भाई अगर हरदा जा रहे हो तो आप उनके यहाँ से पेड़ा खाना ही खाना. तो रजिस्ट्री क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेगी? मतलब इवन लॉ में भी ये लिखा हुआ है कि 1999 के एक्ट के पहले से अगर आपका नाम जेनेरिक भी है ना, फॉर एग्जांपल इट इज़ इंडिया, उसमें इंडिया भी आ रहा है. अब बहुत सारे लोग थे कि सर स्टेट के नाम से, कंट्री के नाम से, सिटी के नाम से अपना बिजनेस चला लेते थे. लोगों को नहीं पता था कि ये हमारा नहीं हो सकता है, बट चलाते ही थे. तो उसके पहले अगर आप प्रूव कर देते हो ना कि आप इस नाम से ही जाने जाते हो, या ये नाम आपके बिजनेस से हटाया नहीं जा सकता है, तो रजिस्ट्री भी आपकी हेल्प करती है आपको राइट्स ग्रांट करने में. ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा ही मना कर देगी. अभी ऐसा केस हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है वो. हम लोगों ने 2020 में रजिस्टर्ड किया था इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क. उसमें इंदौर सबसे पहला वर्ड है, टॉक मीडिया नेटवर्क बाद में. अब 2022 में मुझे भोपाल टॉक रजिस्टर करना था, तो मैंने सेम वही भोपाल टॉक मीडिया नेटवर्क दिया. उसमें ऑब्जेक्शन आ गया कि नाउ यू कैन रजिस्टर्ड योर कंपनी बाय द फर्स्ट नेम ऑफ एनी सिटी. तो मुझे फिर कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर करना पड़ी. तो ये अभी ये क्लॉज आ रहे हैं अब धीरे धीरे. ये अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है सर. और प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि न्यू यूज़र्स आके उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अरे इसका चल रहा है तो हमारा भी चल जाएगा. इंदौर का इंदौरी हो गया, बहुत सारे हैं मतलब जो जाने जाते. इंडिया का इंडी हो गया, इंडियन हो गया, XYZ, बहुत सारी चीज़ें हैं. बहुत से चैनल्स हैं, इंडिया टीवी हैं, इवन आज तक की तो पेरेंट कंपनी है इंडिया टुडे मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है वो. अब वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है सर. जैसे आपका जो चैनल है दैट इज़ फॉर अवेयरनेस, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू इंदौर, तो आपके लिए एक वो प्रोमिनेंट फीचर बन जाता है कि अगर आप इंदौर को यूज़ नहीं करेंगे अपने बिजनेस नेम में, तो आपके कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा, नहीं बन पाएगी हम लोग. एग्जैक्टली. तो वो आप लोगों के लिए तो फिर भी एक अलग लॉ है कि हम उसको उस तरह से यूज़ करके लेके आ सकते हैं. बट अब बहुत सारे लोगों ने, इंदौर का खाना बहुत फेमस है, एवरीवन इज़ लाइक इंदौरी सेव, इंदौरी पोहा, इंदौरी ये, इंदौरी वो. बट सर फिर वो अब कॉमन हो गया ना, वो जेनेरिक फीचर हो गया है. अब सबको दे देंगे तो फिर कोई मतलब भी नहीं है. फॉर एग्जांपल शुगर फ्री को भी आज तक ट्रेडमार्क राइट्स नहीं मिले, बिकॉज शुगर एंड फ्री, मतलब मैं तो बोल सकती हूँ ना, मेरे लिए शुगर फ्री कॉफ़ी ले आना.
मेरा इंटेंट उसको ट्रेड मतलब वो शुगर फ्री के कैप्सूल्स डाल के लाना वो नहीं है, मेरा तो ये बोलना है कि भाई शक्कर मत डालना। तो ऐसे नेम्स जो आपको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी से, वो रजिस्ट्री आपको ग्रांट भी कर देगी तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, सो मैम अभी ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं और हमें बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनअवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं हम कि भाई इसकी अभी इतनी ज़्यादा प्रमोशंस नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। तो अभी ये जो फ्रेमवर्क है पूरा आईपी का, ये जो आईपी लॉज हैं, ये जो जैसे भी गवर्न होते हैं, इनका जैसे भी रिड्रेसल होता है, तो ये अभी एक कॉमन पर्सन के लिए या एक कॉमन बिजनेसमैन के लिए या एक क्रिएटर के लिए ये कितना एक्सेसिबल है, कि हाउ इजी इट इज़ टू एक्सेसिबल। जैसे हम कोई क्राइम होता है तो भाई हम थाने चले जाते हैं, वो एक्सेसिबल है हमारे लिए, हमको सबको पता है कि थाने ही जाना है सबसे पहले, उसके बाद आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। तो जब आईपी को लेके कुछ हो रहा है तो अभी हाउ easy it is to access someone who can sort out the problem or help in the solutions? मेट्रो सिटीज़ इट्स वेरी इजी, मतलब आप किसी भी मतलब एक्चुअली क्या होता है सर, ये जो टर्म है ना आईपी, ये लोगों को पता नहीं है, तो आईपी लॉयर कैसे पता होगा? नहीं पता होगा। एग्जैक्टली, लॉयर पता है, लॉयर पता है बट आईपी लॉयर नहीं पता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था या तब सबको ये बताना कि मेरा सिर्फ यही एक फोटे है या जो मैं सिर्फ इसी जॉनर में काम करना चाहती हूँ, वो एक लिमिटेशन था। तो अगेन आईपी अगर किसी को नहीं पता है तो उन्हें किस जगह पहुँचना है उन्हें नहीं पता है। हाँ, राइट, वो एक नॉर्मल लॉयर के पास चला जाएगा। नॉर्मल लॉयर्स जो आई वोंट से कि उन्हें नहीं पता है, बट आई डू नो कि नहीं पता है, उनके लिए चलो भाई केस लगा देते हैं। सर आईपी वर्ल्ड केसेस से स्टार्ट नहीं होता है, आईपी वर्ल्ड प्रोसिक्यूशन से स्टार्ट होता है। पहले आप वहाँ जाइए, आप अपना ट्रेडमार्क दीजिए उनको, आप रजिस्टर करवाइए उसको या एटलीस्ट एप्लीकेशन लगाइए। वो एक डॉक्यूमेंट होता है कि ये ट्रेडमार्क आपका है। वो सब ठीक है, आपने इतने सालों तक नहीं किया कोई बात नहीं, बट जब मैं लिटिगेशन में जाऊँगी ना किसी के ऊपर केस लगाने के लिए, तो मैं वो लिटिगेशन मतलब वहाँ वाले बैठे हुए जज को क्या बताऊंगी कि ये ट्रेडमार्क मेरा कैसे है, या किसने माना कि ये ट्रेडमार्क मेरा तब से है। या तो मैं कोर्ट से सीधे सीधे बोलूँ आप डिक्लेयर करो, इवन कोर्ट डिक्लेयर कर देगा तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? पब्लिक को पता करने के लिए जो आईपी का जो है वो आईपी इंडिया जो ट्रिब्यूनल है, आईपी का ट्रिब्यूनल है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उससे ट्रेडमार्क नंबर लेना पड़ेगा, डिज़ाइन नंबर लेना पड़ेगा, कॉपीराइट का नंबर लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करने, आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो रजिस्ट्री रखते हैं अपने पास, वेयर इज़ द रजिस्ट्री? अगर आपने आईपी लिया तो इट्स अ प्रॉपर्टी, इसकी रजिस्ट्री वहीं से आएगी। तो केस कोर्ट से स्टार्ट नहीं होता है, इसका केस आईपी रजिस्ट्री से स्टार्ट होता है। जस्ट लाइक नॉर्मल क्राइम, पहले पुलिस स्टेशन जाना होता है, सीधे हम कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते। इवन पुलिस भी सर आपकी हेल्प तभी करेगा जब आपके पास रजिस्ट्री होगी। आप कैसे इस्टेब्लिश करोगे कि ये आपका है? चलो आप इतना तो बताओगे कि मैंने नामांतरण तो किया हुआ है, भले ही रजिस्टर्ड हुआ है नहीं हुआ है, हाँ, एप्लीकेशन तो दिया हुआ है, कुछ तो प्रूफ होगा। एग्जैक्टली। तो वो दोनों वर्ल्ड्स को कंबाइन करना इज अ आईपी प्रैक्टिस, बट वो नहीं है, वो अवेयरनेस मध्य प्रदेश में नहीं है। मतलब आईपी केसेस और आईपी लीगलिटी इज नॉट सेम एज द क्रिमिनल्स और कोई जो दूसरे टाइप के डिस्प्यूट होते हैं। इट्स नॉट। इसका एक अलग फ्रेमवर्क है और इसका एक जो स्टार्ट पॉइंट है वो भी बहुत अलग है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट इवन कंपनी। मतलब एक आईपी को मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेट किया जाता है। आईपी कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा है, बट कॉर्पोरेट लॉ का इतना सा हिस्सा है, बट अब जब वो इतने से हिस्से को एक्सप्लोर करते हो तो आईपी अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है वो, ठीक है। बट और कॉर्पोरेट लॉ के लिए लड़ने के लिए आप अलग ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, आईपी लड़ने के लिए आप अलग कोर्ट्स में जाते हैं। तो वो अवेयरनेस का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तब। और आप देखिए मतलब हमारे पास जो केसेस आते हैं ना वो हर जगह से बिगड़ के आते हैं। मैम अब क्या, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एडवोकेट आईपी का भी अलग होता है। वो एक नॉर्मल एडवोकेट के पास चले गए, वो नॉर्मल एडवोकेट, और उन्होंने वैसे ट्रीट कर दिया जस्ट लाइक अ क्रिमिनल केस। उन्होंने उस जगह पे प्रेस ही नहीं किया सर जिस जगह पे प्रेस करना चाहिए था। तो जब हमारे पास आते हैं तो बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं सर इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, नया केस लगाना पड़ेगा। और बहुत बार क्लाइंट के राइट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है सर इंडिया में केसेस 3-4 साल 5 साल तो मिनिमम है ना। तो अब वो 2-3 साल वेस्ट करके आ गए। जो उन्हें इमीडिएट रिलीफ चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। अब हमें उन्हें इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हमें फिर से ए से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी।
तो अवेयरनेस नहीं है मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं है लोग करना नहीं चाहते हैं, ऐसा है कि लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं जहाँ उन्हें पहुंच जाना चाहिए। सही जगह नहीं पता कि किसके पास जाना है इस चीज़ के लिए। एग्जैक्टली। तो मैम जैसे अभी हम मेट्रो और इंदौर को कंपेयर करें तो मेट्रोज में तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सारा काम किया जाता है। इवन लोग लॉयर्स भी रखते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं जो आईपी के लॉयर्स होते हैं। लेकिन मैम इंदौर अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम आईपी लॉयर के बारे में जानें। तो अभी जब इंदौर में आप चूँकि 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब डील कर रहे हैं, तो अभी क्या समझ पा रहे हैं कि कितने बिगड़े हुए केसेस आ रहे हैं या कितने अनअवेयरनेस के कारण केसेस आ रहे हैं, और अगर ये हो रहा है तो अब इसका सॉल्यूशंस कैसे दे पाएंगे हम? क्या वो प्रोसेस होगा, क्या वो राइट प्रोसेस होगा जो अल्टीमेटली एक एंटरप्रेनर तक पहुंचना चाहिए, अल्टीमेटली एक ब्रांड ओनर तक पहुंचना चाहिए, अल्टीमेटली जो पिछले 25 सालों से 30 सालों से काम कर रहा है जिसे नहीं पता उस तक ये चीज़ें पहुंचना चाहिए? सर आप तो इंदौर की बात कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि जो बिजनेसेस होते हैं ना वो छोटी जगह पे ज़्यादा होते हैं, इंदौर से भी छोटी जगह पे। क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब होता है। ठीक है, मैंने माना एजुकेशन नहीं होता है उतना, बट पैसा बहुत होता है सर वहाँ पर, और वहाँ पे उन लोगों की गुडविल और ये सब बहुत होती है। उन लोगों के लिए इंदौर तक पहुँचना वैसा ही है जैसा इंदौर के लिए मेट्रो तक पहुँचना। बट इन लास्ट 15 to 20 years I have seen इंदौर ग्रो रैपिडली। फूड बिजनेस आप देख लीजिए, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप इंदौर में बड़ी कंपनीज का आना देख लीजिए। बिकॉज इंदौर बेसिकली पीथमपुर साइड जो है, या हम लोग के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चीपर है, फूड चीपर है, लिविंग cost of living, everything is there. Every big company is traveling towards Indore. They want to be in the, because अब सर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर सबके saturation points आ चुके हैं। People don't want to be there. People are exhausted. They want peaceful life. भाई अगर 8 बजे घर से इंसान निकल रहा है, 9 बजे घर से इंसान निकल रहा है, 6-7 बजे वो अपने घर पहुंच सकता है इंदौर जैसी सिटी में। ठीक है, तो इंदौर इज ग्रोइंग एंड आई वोंट से आईपी इज मिसिंग। आई विल जस्ट से कि आईपी इंदौर के लोगों के लिए मिसिंग है, सिर्फ जो इंदौर में ही आए हैं। जो यस मतलब जो इंदौर में बॉर्न बॉट अप एजुकेटेड और इंदौर में अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, यस दे आर दी स्टार्टअप्स ऑफ इंदौर। यस, उन लोगों को क्या लगता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दे जस्ट डोंट नो कि ये कुछ करना है या कुछ करना ज़रूरी भी है, या इससे हमारे बिजनेस को कोई ग्रोथ मिलेगी। क्या होता है सर कि एक मतलब आप कभी जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसका क्या देखते हैं कि लीगैलिटी पूरी चेक करते हैं, लीगैलिटी चेक करते हैं, प्लस आप क्या देखते हैं फ्यूचर में प्रॉपर्टी बढ़ेगी। भले ही आप उसको यूज़ के लिए ले रहे हो, आप घर ले रहे हो, आप क्या सोच के लेते हो कि अरे इस प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी आप रह रहे हो, आप बेचने तो जाओगे नहीं, बट आप प्रॉपर्टी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ ये सब चीज़ें सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि ट्रेडमार्क को प्रॉपर्टी कोई समझ ही नहीं पाता है, या कॉपीराइट को, या किसी भी चीज़ को। क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है ना कि जब सीएस आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करता है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वो बाहर होता है, अगेन वो इंदौर की प्रैक्टिस नहीं है, मध्य प्रदेश की। इवन सर मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगी, अपार्ट फ्रॉम मेट्रो सिटीज़ कहीं की भी नहीं है। नो वन, मतलब इवन इफ़ आई टॉक अबाउट सिटीज़ लाइक इंदौर, जो नागपुर हो गया या अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, वैल्यूएशन उन लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस वैल्यूएशन का एक मेन इंपॉर्टेंट एसेट आईपी भी है। जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आप अप्रिसिएशन भी तो कैलकुलेट करोगे। whenever a company is sold तो उसका IP वैल्यूएशन भी होता है, और बहुत अच्छा होता है। और कंपनी कॉमन टर्म में शायद हम ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। यस, क्योंकि आप अपनी कंपनी का नाम उन्हें दे रहे हो, तो आप क्यों नहीं दोगे उसकी वैल्यूएशन या उसकी गुडविल जो मार्केट। सर अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ कि कस्टमर को ये अफेक्ट ही नहीं करता है कि ओनर कौन है। कस्टमर को आप चाहिए, कोई भी चलाए, अंदर कंपनी के कौन डायरेक्टर्स है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है, तो डायरेक्टर्स नेवर मैटर। जस्ट लाइक अभी ये रुचि सोया के साथ हुआ। ठीक है, पहले वो इंदौर की थी, अब रामदेव जी चलाते हैं। एग्जैक्टली। किसी को पता चला, मतलब सर बहुत एक छोटा सा सेगमेंट होगा जिसको ये चीज़ पता है, कस्टमर को तो पता ही नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, जो खरीदने वाला है, या अगर मैं पूरे इंडिया में देखूँ तो हमारा जो मेजर सेक्टर है वो विलेज का, या वो वैसा वाला सेक्टर है जो हमारा कंज्यूमर बेस है, उन्हें नहीं पता है।
तो उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन ओनर है, उन्हें ये फ़र्क पड़ता है कि ब्रांड क्या है। मतलब आप देखिए सर, घड़ी कैसा चलता है, मतलब घड़ी डिटर्जेंट, मैं सिर्फ इधर की बात नहीं करूँगी कि इंदौर में या कहीं पे, आप वहाँ जाके देखिए, उन लोगों के लिए घड़ी इज़ अ ट्रस्टवर्दी नेम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो सबसे ज़्यादा कॉपी भी वहीं होते हैं। हाँ, बहुत कॉपी होता है उसका। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है आईपी के बारे में, ऐसा है कि ना तो कंपनीज पहुंच पा रही है उन तक, बिकॉज उनका वो जो वे है वो ब्रेक हो जाता है कमिंग हियर। दे नीड लॉयर्स जो यहीं के हो, क्योंकि कंपनी भी कॉस्ट कटिंग, सर एवरीवन वर्क्स ऑन कॉस्ट कटिंग, तो उनके लॉयर्स भी, और प्लस यहाँ से भी किसी को नहीं पता है कि अरे हम जेन्युइन है, हमारा प्रोडक्ट तो अलग था, हमने आइडिया लिया होगा डिटर्जेंट पाउडर की पैकेजिंग वाइट एंड ब्लू पे होनी चाहिए, ठीक है मैंने आइडिया ज़रूर ले लिया, बट मैंने कॉपी नहीं किया घड़ी को, तो बट घड़ी आ गया मेरे पीछे, क्योंकि उनके लॉयर्स तो आ गए, वो मुझे दबाने आ गए। अब मैंने कॉपी नहीं किया था तो मैं किसके पास जाऊं प्रूफ करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट भी जेन्युइन था? मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक घड़ी को देखा ही नहीं। मैंने तो अपने थॉट से, अपने परसीवरेंस से उस चीज़ को डिज़ाइन कर लिया, बना लिया। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं सर, जो हम लोग भी फील करें, अरे सर ये भोले वाले कस्टमर्स हैं, आई मीन इनके साथ बुरा हो रहा है, इट हर्ट्स कि ओके, बट सर वो लोग डर जाते हैं, वो लोग फिर एक, अभी मैं यहाँ का बोलूँगी, वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि हम लोग इतने केपेबल हैं कि हम इतनी बड़ी कंपनी से लड़ सकते हैं। तो अभी आईपी इसीलिए उन लोगों का एक होके रह गया है, उन बड़ी कंपनीज का होके रह गया है जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इस चीज़ में डील कर रहे हैं। यस, जो जिन लोगों का ना अब वो बिजनेस बन गया है कि हम बंद करवाएंगे, हम तो बंद करवाएंगे, हमारी मोनोपोली चलनी चाहिए, हम तो बंद करवाएंगे। तो एक वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज का होके रह गया है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इवन इफ़ आई टॉक अबाउट दिस हरियाणा साइड, मैं दिल्ली के इंटीरियर्स की बात कर लूँ, या मैं इवन महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के बाकी सब जगह की बात कर लूँ, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे सब लोगों के ब्रांड क्रिएशंस है, ब्रांड वैल्यूज़ हैं, बट वो कभी लड़ने नहीं आते ऊपर। किसी ने नोटिस दिया, बंद करके ख़त्म हो जाता है वो अंदर ही अंदर। उनको उतना अवेयरनेस ही नहीं है क्रिमिनल लॉज और क्रिमिनल रूल्स के बारे में, तो बहुत लोगों को पता होता है क्योंकि सालों से वो चीज़ें चल रही हैं। अब चूंकि आईपी नया अभी इमर्ज हो रहा है और लोगों को इतनी समझ नहीं है कि कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, प्रोसेस क्या है, तो वो कई बार भाई हार ही जाते हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, आई सरेंडर टू यू कि आप ले लो ये। तो मध्य प्रदेश में मतलब मेरा जो एम था वो वही था कि वाई नॉट इंदौर, मतलब इंदौर को मैंने बढ़ते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स नहीं है। वी हैव सम वेरी गुड स्टार्टअप्स जो इंदौर से ही स्टार्ट हुए हैं, मतलब वी हैव दीज चाय हट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वी हैव सो मेनी स्टार्टअप्स जो इंदौर से ही स्टार्ट हुए हैं, तो उनका ब्रांड प्रोटेक्शन वॉज इम्पॉर्टेंट। दे जस्ट नीड टू हैव गुड लॉयर्स टू प्रोटेक्ट देम। अच्छा मैम, अभी आपके पास कोई ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं या कोई लोग आते हैं कि ये चीज़ हो गई है, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है कि कैसे उस मैकेनिज़्म को लेके या उस फ्रेमवर्क के अंदर आप उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं? तो क्या वो प्रोसेस इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं और वो कहाँ तक जाता है? ओके, सो सर सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें नामांतरण तो करना ही है, एप्लीकेशन तो करना ही है। तो इफ़ समवन कम्स अप कि जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक प्रोफेसर आए थे, उनकी एज होगी समवेयर अराउंड 64-65, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी, दैट वाज ऑन बेसिकली फ़िलॉसफी और ह्यूमन नेचर के ऊपर, बहुत ही अच्छी उनकी रिसर्च पेपर थी। Amazon पे दैट रिसर्च पेपर वाज बीइंग सोल्ड फॉर 4,000 रुपीज़ on Amazon. Okay. No one knew this. I mean, he was also not aware कि मैम ये तो मैंने रिसर्च सबमिट किया था. How can someone commercially exploit जो पेपर मेरा है? ठीक है, तो the thing is कि उन्हें नहीं पता था कि उनका प्रोसीजर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए. Then we had to send notices to the publishers कि आप बिना परमिशन के कैसे पब्लिश कर सकते हो. और चलो आपने पब्लिश किया, दैट पर्सन इज 64-65, आप उसे राइट्स दो. आप उससे पहले पूछो, सबसे पहली बात तो आपने उसकी परमिशन नहीं ली. उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की, मतलब कैसे, हाउ कैन यू डू दैट?
तो हु गेव यू द राइट्स? तो दे वर लाइक कि जहाँ पे ये पब्लिश हुआ था वहाँ से हमें मिल जाते हैं. तो देन वी हैव टू फाइट इट इन दैट मैनर कि जब कोई चीज़ पब्लिश होती है तो वो स्कॉलर पर्पस के लिए होती है, वो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं होती, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती है. या someone's efforts is being sold for 4,000 rupees per book. आप सोचिए उसने कितना अर्न किया होगा. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिस, देन आई हैव टू एस्टैब्लिश इट्स राइट्स. हमें उनका लिटरेरी वर्क, उनकी बुक को फाइल करना होता है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में. देन वील गो फॉर copyright protection, then we'll go for the notices and then we'll stop them through the court. Okay. तो दिस इज़ द थिंग कि आप बेस से स्टार्ट करते हुए इस तरह से ऊपर जाते हैं. सेम फॉर ट्रेडमार्क, सेम फॉर पेटेंट्स, सेम फॉर डिज़ाइंस. बेसिकली पेटेंट्स और डिजाइन्स तो मध्य प्रदेश में केसेस ही नहीं मिलेंगे आपको अभी. वो तो अवेयरनेस वो बहुत दूर है, उस लेवल पे अभी जाने में बहुत टाइम है हमें. यस, बट ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आपको अभी अभी तो दिखने लगेगा. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग. अभी काफ़ी अच्छे जजेस के जजमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे वो लंडन स्प्राइड वाला तो आपने देखा ही है. एंड वी आर हैविंग ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स पे. पेटेंट्स एंड डिजाइन्स अभी बहुत दूर है, बट वील रीच देयर समडे. डेफिनेटली वी विल रीच होपफुली. तो मैम अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इंदौर बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड, बहुत सारे ऐसे बिजनेस या बहुत सारे आप और मुझे जैसे लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और चीज़ों को अब उस स्ट्रक्चर में ला रहे हैं. बोलते हैं ना, पहले हमारे यहाँ का रियल एस्टेट डेवलपमेंट बहुत अनऑर्गेनाइज था, अनब्रांडेड था. लेकिन अब जो पुराने ब्रांड्स हैं जो सालों से काम कर रहे थे, वो अपने आप को रीब्रांड कर रहे हैं और एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेके आ रहे हैं. जैसे हम एक वो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि हम इन्फ्लुएंसर नहीं है. जैसे आप अभी एक एग्जांपल दिया था आपने कोई कि भाई उससे तो जाने जाते लॉयर में कि भाई हर कोई लॉयर है, तो हमें भी लोग इन्फ्लुएंसर ही समझते हैं. बट वी आर क्रिएटर्स, हम कंटेंट बनाते हैं अपना खुद का. हम किसी की ट्रेंडिंग को पकड़ के फॉलो नहीं करते. तो हमारा एक अलग फोटे है काम करने का. सेम अभी ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब ऑर्गेनाइज हो रही हैं जो समझ रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपकी और मेरी जैसी जनरेशन जो अब आ रही है कि उनको लगता है कि यार इंदौर एक अपॉर्चुनिटी से भरा शहर है और इसे ग्रो करना चाहिए. तो मैं भी आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आप भी अपने इस काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि मोर यू आर ऑर्गेनाइज, मोर यू आर विजिबल, लोग ट्रस्ट करते हैं. और जब हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में या एक ब्रांड पे काम करने लगते हैं तो लोगों का वही जो, चूँकि IP है अब ऑल टुगेदर वही है. तो अभी आपका भी एक उस चीज़ में एक स्टार्टअप है एच लीगल करके जो काम कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है अभी? आप तो ठीक है पर्सनल लेवल पे लिटिगेशन केसेस कर रहे हैं, एच लीगल क्या कर रहा है अभी? कैसे फैसिलिटेट कर रहा है इस IP इंडस्ट्री को, या जो हमारे अभी बन रही है और ऑर्गेनाइज होगी है थोड़े टाइम बाद? सो सर, एच लीगल एज द नेम सजेस्ट, तो जब मैं इसे स्टार्ट करने वाली थी तब हमें एक ऐसा नेम चाहिए था जो यू नो इट्स वेरी कैची एंड वो लोग समझ जाएं. तो हमारे और आपकी जैसी जनरेशन एच को बहुत अच्छे से समझती है, वेरेज बहुत सारे लोग ऐसे जो ई-टेक लीगल बोलेंगे कभी उसे, कभी एच समझेंगे. हाँ, वो ई-टेक ज़्यादा समझेंगे. यस. सो सर, एच का मतलब होता है मार्किंग्स छोड़ना, अपनी किसी पे एचिंग्स छोड़ देना. सो क्रिएटिविटी, मतलब IP इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन. जैसा आपने बोला, मतलब आप क्रिएटर्स हो. IP इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन, राइट? तो H मतलब अपना एक मार्क छोड़ना. तो आप वो मार्क छोड़िए और उसका लीगल प्रोटेक्शन हम आपको देंगे. तो बेसिकली दैट वाज द आइडिया बिहाइंड हैविंग द नेम एज एच लीगल. एंड एच लीगल इज बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स सर के वी जस्ट डोंट प्रैक्टिस IP, वी वांट के IP उन सभी लॉज को कंबाइन करके एक कुछ बनाए, एक प्रोसीजर बनाए जो कर रहे हैं. यस, कि जहाँ पे जिसकी नीड हो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है सर कि कभी आपके पास कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, बट देयर इज समवन जो आपको उसको मिसयूज करके, से फॉर पहले पायरेटेड CDs बहुत चलती थी, CDs, DVDs, yes. तो सर तब IP को इंडियन पीनल कोड से कंबाइन किया जाता था पायरेसी के साथ. अब वो सब चेंज हो गया. 2023 में भारतीय न्याय संहिता आ गई है. अब हम IP को उसके साथ कंबाइन करेंगे. देन देयर आर कॉन्ट्रैक्ट सर के IP का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है मैम, हमें इसे लाइसेंसिंग करना है. तो फिर अभी हम IP के लॉज को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंबाइन करेंगे. फिर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कि मेजर डिस्प्यूट कहाँ हैंडल होगा, तो हम उसे उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के साथ किस तरह से, आर्बिट्रेशन के साथ या इस तरह से कंबाइन करेंगे. बेसिकली IP इज़ नॉट जस्ट अबाउट
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनली, आईपी इज़ ह्यूज एंड आईपी इज़ इन एवरी सेक्टर. उसे किस तरह से कब आईटी लॉज के साथ, जैसे आप डिजिटली कंबाइन कर रहे हैं, अब डिजिटल थेफ्ट जो होता है वो आईपी में तो आएगा ही आएगा, बट इट विल ऑल्सो कम अंडर द आईटी लॉस. तो इम्प्लीकेशन दोनों जगह. एग्जैक्टली. देन जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोपोली चलती है बड़ी कंपनीज की, तो कंपटीशन एक्ट के साथ आईपी को कंबाइन करके हम किस तरह से लेके आएंगे. सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आईपी से रिलेटेड हम everything we want to provide, we aim to provide. And IP awareness again मध्य प्रदेश में होके लोगों को बिलीव करवा के कि कोई नहीं लेके भागेगा. We are here, we are advocates, first we are advocates. हम अपनी प्रैक्टिस तो छोड़ के भागेंगे नहीं. Definitely. Then we are in that particular forte कि भाई हमारा सिर्फ और सिर्फ IP है. तो जब आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो यू डोंट गो टू अ सर्जन, यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. उसमें भी सर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन यू गो फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन. तो सेम आप लॉयर के पास जाइए, फिर वो लॉयर भी आजकल तो सर वो मतलब मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं जो सीधे सीधे बोल देते हैं कि आप इसके पास जाओ, शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन टू IP, बिकॉज वो लोग भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, या इतना प्रोसिक्यूशन और लिटिगेशन को कंबाइन करके आसानी से चलना इज़ नॉट वेरी, मतलब सबका वो नहीं हो पाता है. बिकॉज every business is into money making. My first aim is कि money making comes secondary, first protect. पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करके चलिए, पैसा तो वैसे भी आ ही जाएगा, और जब आएगा तो एटलीस्ट कोई क्लेम नहीं कर पाएगा आपके राइट्स को, या उसको कोई हिंडर नहीं कर पाएगा. तो एच लीगल इज इन टू दैट, वी प्रोवाइड एवरी सर्विस या एवरी एडवाइस रिलेटेड टू IP. And we are just into IP, we have no other things that we are dealing specialized only for IP, only working on IPs. Yes. Okay. Yes. नहीं मैम, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम इंदौर को ग्रो करते हुए देख रहे हो, और लास्ट 5 ही साल में तो इतनी जो ग्रोथ हो रही है ड्रास्टिक हो रही है, और कई बार अब ये ग्रोथ थोड़ी सी हम इंदौरियों को ट्रबल भी कर रही है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कंजेशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल के इश्यूज हो रहे हैं. तो वो चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं. अब ये नया चैलेंज IP वर्ल्ड में भी आएगा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लोग आकी हैं. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, इवन गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेशन सेंटर हैं, बहुत सारे अपने अपने लेवल पर लोग नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन IP का पता ही नहीं होता है उन्हें. तो मैं समझता हूँ कि एक वो राइट चीज़ है कि उसको स्पेशलाइज तरीके से उसी एक फॉर्मेट में काम किया जाए. जैसे हम भी वैसे ही काम करते हैं, हमारा कोर हमें पता है कि हमें इन्फॉर्मेशंस पहुंचानी है, हमें वो जो इमर्जिंग इवॉल्विंग इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली लोगों तक अपडेट करनी है. हमें नहीं बताना कि भाई 56 सराफा या पोहा जलेबी, क्योंकि वो तो सभी बता रहे हैं ना, सभी बता रहे हैं, और हम ही वही बताने लगेंगे तो फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जो इंदौर को अब हेल्प करेंगी ग्रो करने में, वो कौन बताएगा. तो स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है. मैम अभी एक हम जिस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं वो मोर ओवर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और डिजिटल ड्रिवन है. चाहे हम पेमेंट्स तक हमारे, अब वो नोट वाली तो बात ही नहीं रह गई है, मतलब वो नोट तो अब देखने को ही कम मिलते हैं, सब कुछ नंबर्स पे हो रहा है, सब कुछ टेक पे हो रहा है. तो जब ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कोई इकोसिस्टम बन रहा है जो सिर्फ कंप्यूटर्स पे है, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे है, तो उस केस में अभी इंदौर कहाँ स्टैंड करता है. क्योंकि हम लोग एक मीडिया टेक कंपनी है, तो हम बहुत डिटेल में काम करते हैं उस चीज़ पे. इवन हमारे यहाँ तो जितने हम साउंड्स यूज़ करते हैं, हम लोगों के पास उसके लाइसेंस होते हैं. इवन हम लोग जितना स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, वीडियो यूज़ कर रहे हैं, उन सबका हमने लाइसेंस ले रखा है. सॉफ्टवेयर्स वो भी लाइसेंस पे चल रहे हैं, जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है. कंपनी पूरी लाइसेंस पे चल रही है. तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट है, हमें पता है, तो हम लोगों ने तो कर रखा है. तो आज के डिजिटल सिनेरियो में जब हमारा कुछ टेक पे जा रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे एक पैरामीटर सेट हो रहा है, या कैसे ये बोलेंगे लीज आउट कर रही है, या कैसे ईज आउट कर रही है. सर जैसे कि आपने बताया कि एवरीथिंग इज टेक. दिस इज़ आई वुड से, मैं इससे जो बोलती हूँ, दिस इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड. एक नॉर्मल वर्ल्ड अलग हो गया, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई. एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. इट कैन बी नेशनल, इंटरनेशनल, व्हाटएवर. उसका बहुत बड़ा एक वो है, मतलब रीच आउट है. एवरीवन कैन एक्सेस इट फ्रॉम एवरीवेयर. तो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन दिस वर्ल्ड, IT वर्ल्ड में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो लोगों को नहीं पता है. लोगों को ये नहीं पता है कि जैसी फिजिकल शॉप्स होती हैं, वैसे इंस्टाग्राम के पेजेस भी सेम बिजनेस कर रहे होते हैं.
दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. उनका भी नेम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उनका नेम इम्पोर्टेंट है फिजिकल वालों का. फिजिकल वालों का दिखता है लिखा हुआ, इन लोगों का भी दिखता है लिखा हुआ, इनका भी लोगो है सर, इनको भी लोग जानते हैं. बट वो टेंजिबल नहीं, बस फर्क यही है. मतलब नीदर ऑफ देम इज टेंजिबल. द प्रॉब्लम इज कि उसको भी अब मैं फिजिकल मान रही हूँ. मतलब बेसिकली पहले तो हम आए इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूवेबल पे, फिर मूवेबल भी टेंजिबल इनटेंजिबल में भी ये ऐसी वाली चीज़ हो गई. उसके बाद प्रॉपर पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में जाना, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वहाँ पे आईपी की इम्पोर्टेंस कितनी है, वहाँ पे आपका डोमेन नेम इम्पोर्टेंट कितना है, वहाँ पे आपका इंस्टाग्राम पेज का नेम या फेसबुक पेज का नेम जिसके ऊपर आपके 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कल को कोई आके ये बोल दे या आपके जैसा सिमिलर पेज बना दे, आपकी ऑडियंस वहाँ चली जाएगी सेइंग कि भाई दिस इज़ द ओरिजिनल वन. आपका कितना लॉस होगा वो एग्जैक्टली इट विल बी सेम लॉस. वो सिंस आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो तो शायद लोगों को दिखेगा नहीं, बट वो आपके लिए 3,000 फॉलोअर्स भी चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है. बहुत बड़ा लॉस है. जैसे यहाँ पे फुटफॉल होता है, वहाँ पे वैसे आपका विजिटर रीच होता है, एंगेजमेंट होता है, ट्रैफिक exactly. होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोइंग वर्ल्ड. तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं रख रहे हैं ओवर द प्रोडक्ट्स वाला. सर्विस सेक्टर में भी आईपी इज़ देयर एंड वी हैव फॉट अ केस जिसमें हम लोगों को मतलब दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केस जो हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट से लेके आए थे ऑर्डर. दैट वाज फॉर इंस्टाग्राम पेज, जैसे मैंने आपको बताया था पहले. उनका इंस्टाग्राम पेज कॉपी हो गया था एंड जो उनके साथ डील कर रहे थे, जैसे आप लोगों के साथ कोई पर्सन होता है कि आप हमारा मंथली इतना प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे तो वील बी सोशल मीडिया मैनेजमेंट. हाँ, तो उन लोगों के मतलब इवन क्लाइंट्स वो वाले भी चले गए थे उनके. तो देन उनको स्यू किया, देन दे रीच्ड आउट, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, एवरीथिंग. मतलब फर्स्ट इंजंक्शन ऑर्डर आया, देन दे कॉम्प्रोमाइज़ की ठीक है हम लोग अपना नाम चेंज कर लेंगे, एवरीथिंग. तो दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि हम डोमेन नेम से हटके, ट्रेडमार्क से, ट्रेड नेम पे से हटकर यूजर नेम पे लड़के आए. उनका तो डोमेन भी नहीं था सर. हाँ, डोमेन तो फिर भी एक्वायर्ड था. हाँ, इंस्टाग्राम पे तो एक ही नाम के कितने ही यूजर्स हैं, बहुत सारे होते हैं, बट वी एस्टैब्लिश्ड द राइट्स. तो इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन बेसिकली किससे आप सजेशन ले रहे हो, कौन आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है. वो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लॉयर्स जो सीनियर्स हैं, आई ऑलवेज ओ देम एवरीथिंग, क्योंकि मेरा प्रोसीजरल तो वहीं से ही आता है. मतलब इवन आज भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं तो सर के पास, सर कैसे करना है. बट वहाँ पर एक चीज़ मुझे पता है कि उसका जो छोटा पार्ट है जो बाद में आता है, मतलब किसी भी लॉ के लिए या किसी केस के लिए सबसे पहले प्रोसीजर होता है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो सारे लॉयर्स को आता है, रूल्स बने और रेगुलेशन जो सारे लॉयर्स को आता है. यस. एंड देन जब आईपी केस होता है वो, तो फिर उसमें आईपी एक सेकंड उस पर आता है. तो मुझे वो वाला एरिया तो बहुत अच्छे से पता है. एंड प्रोसीजरल तो हम सीखते ही रह रहे हैं, हमेशा ही सीखना है. तो वो उसको किस तरह से लेके जाना है, बस उतना गाइडेंस किसी को मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है. अगेन जैसे आप आईटी में हैं या बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों ने बिजनेस तो बना लिया बट वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. एंड ऐसे ही कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं. हाँ, आपको याद होगा अभी वर्ल्ड कप मैच जब हुआ था ना, तो उसका कोई एक शॉट था. आई एम नॉट इनटू क्रिकेट, बट कोई एक शॉट था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसका रील मेरे क्लाइंट ने शेयर कर दिया था एंड उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आ गए थे. वहाँ से मतलब बेसिकली एवरीवन जिनके पास उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, उन लोगों ने सबने इनको इतना ज़्यादा मतलब बेसिकली टॉर्चर किया है कि दैट रील वाज रिमूव्ड रातों रात. मतलब बीसीसीआई और अगर स्टार है तो स्टार ओन करता है, अगर सोनी है तो सोनी जो ओन भी करता एग्जैक्टली है. जिनके भी राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, उन लोगों ने. तो सर वो अवेयरनेस नहीं आ पाती है कि आप कभी अपने पेज पे पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी सर कितनी भी बड़ी कंपनी हो आपको कमर्शियली बेनिफिट नहीं करने देगी उनके राइट्स पे. होता है मैम, वो आपको तो पता ही होगा सर. मतलब मेरे इवन क्लाइंट के ऐसे है कि मैम अगर वो क्या आता है, कॉपीराइट का स्ट्रीक आता है, स्ट्राइक आता है यूट्यूब पे, इवन इंस्टाग्राम पे आता है शायद, कि आपका पूरा कंटेंट हटाना पड़ता है आपको. दैट हैपेंस. अब सर आप बिजनेस चला रहे हो, आप बोल रहे हो कि अरे पुराने जितने भी थे सब बंद कर दो, तो आपके लिए तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिजनेस प्लेस. तो आपको उस अवेयरनेस का होना इज़ इम्पॉर्टेंट.
आप रजिस्ट्रेशन मतलब दिस क्लाइंट ऑफ माइंड वाज वेरी यंग बट उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा था अपना। नहीं मैम, डिजिटल पे तो कैसा है ना कि आपको ठीक है, आपकी कंपनीज आपके प्रोडक्ट की तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो तो कर रही हैं। सेकंड, आप कोई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, किसी का इवन साउंड यूज़ कर रहे हैं, तो डेट टू नीडेड टू बी, या तो आपके पास लाइसेंस हो या तो आपने उसके कॉपीराइट्स ले रखे हो। जैसे हम लोग बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो मेजर ऑफ फुटेज जो वीडियोस हैं वो तो हम खुद शूट करते हैं, तो वो तो हमारा जनरेटेड कंटेंट है कि हम उसे शूट कर रहे हैं। लेकिन हम कई सारा उसमें स्टॉक यूज़ करते हैं, से फॉर इमेजेस, से फॉर वीडियोस। जैसे इसी पॉडकास्ट को अभी सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ग्राफिक्स लगेंगे, बहुत सारे ऑडियो ट्रैक्स लगेंगे, तो वो हमारे सब लाइसेंस्ड होते हैं। हम लोगों ने, जैसे एनवेटो है, एनवेटो इज़ अ बिग स्टॉक कंपनी, उसके पास वीडियोस हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियोज़ हैं, SFX हैं, VFX हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर आप अवेयर है तो ले लेते हैं, तो वो हमने लाइसेंस ले रखे हैं। बट जो अवेयर नहीं है ना सर, वो उनके लिए हम रोज लीगल नोटिस के रिप्लाई भेजते हैं। हाँ। कि जो वेबसाइट क्रिएटर्स हैं उन्होंने किसी का फॉन्ट कॉपी कर लिया, थीम कॉपी कर लिया, थीम भी कॉपीराइटेड होती हैं। इमेजेस सर, जो गूगल पे इमेजेस होती है ना, सबको लगता है इट कैन बी यूज्ड, बट वो इट कांट बी यूज्ड, यू हैव टू पे फॉर इट। इफ यू आर नॉट पेइंग, इवन अब तो ऐसा हो गया है सर कि वो लोग स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेते हैं एंड देन दे आर लाइक चलो ठीक है अभी नहीं यूज करो, अभी तक तो किया ना, नाउ पे फॉर इट। तो मैम आपने वो जो स्ट्राइक वाली बात बोली, वो यूट्यूब पे जनरली आती है, क्योंकि यूट्यूब बहुत प्रोमिनेंटली काम करता है राइट्स को प्रोटेक्ट करने में क्रिएटर्स के, सेम टाइम म्यूज़िक जिसने बनाया या जिसके स्टॉक हैं। सो यही एक रीज़न है इंदौर में यूट्यूब पे काम करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि वो उतना रिसोर्सेज रखते नहीं अपने पास। और इंस्टाग्राम और फेसबुक फिर भी अभी लीनियंट है उस चीज़ को लेके। एक चीज़ और मैम हम लोगों ने देखी है, चूँकि हम इवेंट्स में भी बहुत सारे इन्वॉल्व रहते हैं और ख़ुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पर भी कॉपीराइट IP को लेके कुछ लाइसेंसिंग की बात होती रहती है हमेशा। और ख़ास तौर पे जब ऐसे इवेंट किसी एक बोलेंगे कॉर्पोरेट प्रीमाइसेस में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या होटल्स में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो वहाँ पर 3 टाइप के लाइसेंस ज़रूरी होते हैं, PPL, IPRS, NOVEX। अब ठीक है, हम लोग करते रहते हैं इवेंट, तो रिसेंटली में हमने एक इवेंट किया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि तीनों लाइसेंस लेना है। तो मेरा से था कि तीनों में से मैं एक ही लाइसेंस लूँगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ की वो चीज़ करूँगा या म्यूज़िक ही बजाने वाला हूँ, तो मुझे PPL की ही ज़रूरत है, IPRS की ज़रूरत नहीं है, NOVEX की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई वीडियो नहीं चला रहा हूँ। तो इस केस में जब कोई, जैसा मैं एक कॉमन कस्टमर सफ़र करता है कि जब कोई होटल उसे बोलता है कि नहीं आपको तो तीनों लाइसेंस लेना, और वो लाइसेंस कोई छोटे नहीं होते, मतलब 40,000 50,000 के होते हैं मिनिमम, और अगर तीनों ले रहे हैं तो हम वो 1.5 लाख अमाउंट पहुंच जाता है। They have a package। अब उतने का तो इवेंट की कॉस्ट नहीं होती है, या 100 लोगों की अगर बर्थडे पार्टी भी कोई कर रहा है उसमें भी ये लाइसेंस लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या सही है कि ये जो लाइसेंस है ये कॉमन कस्टमर को लेना पड़ रहे हैं अगर कोई ऐसी होटल में प्रोग्राम कर रहे हैं, या इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंदौर का। ठीक है, खुले में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो जनरल हो रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब भी किसी हम होटल में जाते हैं, जब भी हम कोई कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं या उसके नाम से बुकिंग होती है, तो ये 3 लाइसेंस मैंडेटरी बोला जाता है। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन है इंदौर का। राइट। सो सर बेसिकली कैसा होता है ना कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की बात बताओ, एक ह्यूमन टेंडेंसी बताओ, अगर आप अर्न कर रहे हो तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हाउ कैन यू अर्न, मतलब पे फॉर इट। बेसिकली इफ यू आर अर्निंग तो पे फॉर इट। अब अगेन कमिंग फ्रॉम अवेयरनेस, सिंस अवेयरनेस है ही नहीं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जैसे आपने 3 लाइसेंसेस की बात करी, आपने खुद ने बताया कि मुझे तीनों की जरूरत नहीं थी। नाउ यू आर एजुकेटेड, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू नो एवरीथिंग। व्हाट अबाउट दैट पर्सन जिसने होटल तो खोल दिया बट अब सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग विद हिम, ठीक है, अब आप उसके ऊपर केस लगा दोगे, वो किससे लेगा? क्लाइंट्स तो लेंगे ही नहीं सर उसके। अगर वो होटल में जाके ना ये एडिशनल कॉस्ट बोल देगा 1.5-2 लाख रुपए का इतने लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, उस इवेंट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। नॉर्मल पर्सन, एक जो इंडियन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाला जो सेगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा होटल्स का यूज़ करता है फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट, वो नहीं आएंगे। आप उन्हें एजुकेट कीजिए, आप उन्हें बताइए कि सिर्फ इतना सा चल रहा है तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप जब किसी पर्सन के पास नॉर्मली बोलने जाते हो ना कि आपका ये इवेंट है 3 घंटे का, आप इसमें ये वाले सॉन्ग्स प्ले करोगे, आप उसके लिए इतना लाइसेंस ले लो, आप 50,000 तक भी बोलते हो जैसा आपने बताया, वो ले लेगा क्योंकि उसे वो इवेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बट आप सडनली बोलते हो नहीं तुम तो तीनों ले लो, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो कॉपीराइट सोसाइटीज़ कमाएंगी उससे, ठीक है, या शायद हो सकता है बीच के एजेंट्स कमाए,
तो इट्स नॉट नेसेसरी. तो वेन एवर यू गो देयर, तो बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं सर, जब कोई बड़ा इवेंट प्लान होता है तो दे डू कम टू अस कि आप एक बार रिव्यू करके बता दीजिए इसमें ये वाले कॉस्ट ऐड किए गए हैं. तो वी डू नेगोशिएट विद द होटल ओनर्स कि जब हमें नीडेड ही नहीं है या हमारे क्लाइंट को नीडेड ही नहीं है तो हम क्यों सारे लाइसेंसेस लेंगे. आप विजुअल्स यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट हैविंग एन एंटरटेनमेंट इवेंट जिसके लिए ऑब्वियसली अगर आपने चार्ज किया है, शादी वगैरह में तो आप चार्ज भी नहीं कर रहे हो, आप सीधे सीधे पे कर रहे हो. उसमें भी वो इवेंट्स में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं कि किस तरह से लेना है आपको, मतलब उन लाइसेंसेस में सेगमेंट्स होते हैं किस तरह से लेना है आपको. बट हाँ, अगर कोई पार्टी है जिसमें आपने एंट्री फीस लिया है, यहाँ है वहाँ है, तो फिर उस चीज़ की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है लाइसेंसेस लेने की. तो एवरी वन सर जो क्रिएट करता है उसको उसके राइट्स के ऊपर मनी चाहिए. आई डोंट डिसअग्री टू दैट, बट उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. और वो एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाने के लिए हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. सो वेन एवर वी गो, जैसे सो मेनी गरबा इवेंट्स आर हैपनिंग, जैसे आपने भी बताया आपका होता है या होता था. तो अब यहाँ पे सिर्फ सॉन्ग्स ही तो प्ले हो रहे हैं या लाइव आर्टिस्ट्स आर परफॉर्मिंग लाइव, तो उनके लिए वो विजुअल वाले लाइसेंसेस और इन सब की ज़रूरत ही नहीं है. वाई डू दे नीड टू पे. अच्छा मैम, इसमें एक कन्फ्यूजन और भी है, एक कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इवेंट्स का. जैसे मैं एक बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ, वो तो मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, वहाँ ठीक है मैं सॉन्ग्स चला रहा हूँ, तो डू आई नीड टू पे लाइसेंस फीस फॉर PPL, IPRS और नोवेक्स अगर वो मैं तीनों में से किसी की भी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस इवेंट से कुछ कमाई नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ प्योर एंटरटेनमेंट और फैमिली फंक्शन. सर बट होटल ओनर कमा रहा है ना. ओके, तो ये तो फिर होटल ओनर को लेना चाहिए ना. सर होटल ओनर किससे वसूल करेगा ना, वो वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है. वो देखिए सर, वो डायरेक्टली ऐड करेगा या इनडायरेक्टली ऐड करेगा आपकी कॉस्ट में. ओके, और इसमें भी अच्छा चलो कॉस्ट में ऐड कर रहा है, तो इसका कोई क्राइटेरिया है कि भाई अगर वो 100 लोगों की भी पार्टी कर रहा है तो भी 50,000 फीस है, 1000 लोगों की भी पार्टी कर रहा है तो भी 50,000 फीस है. सेकेंड, अगर वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी है तो भी 50,000 की फीस है. अगर वो कोई नॉन कमर्शियल जैसे शादी और बर्थडे, इसमें किसी को कोई कमाना नहीं होता है, उल्टा खर्चा ही होता है, तो उसमें भी वही सेम फीस होती है. ऐसा कुछ क्राइटेरिया है या कम ज़्यादा होता है? कम ज़्यादा होता है सर. वो उनसे बात करनी होती है जो एक्चुअली आपके पास नोटिसेस लेके आते हैं ना, उनके पास अगर आप बिफोर हैंड चले जाएंगे ना, या आप होटल वाले के पास बिफोर हैंड बैठ जाएंगे तो वो आपको समझाएगा. वो क्या करते हैं आजकल की जो प्रैक्टिस है, या मैंने जहाँ जहाँ देखी है, वो लोग क्या करते हैं, हो जाता है इवेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके 10-12 दिन बाद आपके पास नोटिस आ जाता है आपने ये किया था, नाउ पे. तब क्या होता है कि वो क्लाइंट डर जाता है, तब वो पूरा पे कर देता है कि भाई इतना लगा, इतना और दे दो. आप बैठिए थोड़ा सा, आप समझिए उस चीज़ को, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि वहाँ पे इतना प्राइस इन्वॉल्व ही नहीं है. अच्छा, इसका कोई टैरिफ नहीं होता? जी, ये कैसे कैलकुलेट होता है? इसका कोई टैरिफ होता है या सर कॉपीराइट सोसाइटीज़ में मेंशन्ड होता है कि इसके लिए इतना यूसेज के लिए इतने लोगों के लिए, या जिसको भी वो लाइसेंस करने के लिए राइट्स ग्रांट करते हैं, दे हैव अ टैरिफ कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं. उसके ऊपर एजेंट कॉस्ट होती है. ओके, whoever is coming to you. और इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क है कि जैसे सपोज आप एजेंट की बात कर रहे हैं कि एजेंट तो फिर वो अपने मन मुताबिक लेते हैं, सर कॉपीराइट सोसाइटीज ऑनलाइन ऐसा कोई लिस्टेड ऑनलाइन लिस्टेड है या ऑनलाइन टैरिफ्स पता पड़ जाए? क्योंकि इंदौर में ये मेजर ऑफ द इवेंट्स में मैं देखता हूँ, और ये मेजर ऑफ कंसर्न्स होता है किसी भी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का, क्योंकि कहीं तो वो 25,000 में भी सेटलमेंट हो रहा है, कहीं तो वो 50,000 में भी नहीं हो रहा है, और कहीं तो उसके लिए लाख रुपये भी मांगे जा रहे हैं. ये मैं देखता हूँ ऐसा. तो इसका एक मेरे हिसाब से एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक टैरिफ कहीं डिस्प्ले होना चाहिए, या जैसे होटलों में हर चीज़ का टैरिफ लगा होता है कि भाई पर प्लेट ये कॉस्ट है, ये रूम का चार्ज है, तो ऐसे इसका भी एक प्री डिफाइंड कि भाई 100 लोगों अप टू 100 लोगों का इवेंट आप कर रहे हो तो इतना चार्जेस लगेगा, 1000 का कर रहे हो तो इतना लगेगा, ताकि वो माइंडसेट क्लियर रहे कि मुझे ये देना है. उसमें ऐसा नहीं कि मैं 25 दे रहा हूँ, आप 50 दे रहे हो, सामने वाले जिसकी कोई अप्रोच नहीं है वो लाख रुपये दे रहा है. सर कॉपीराइट सोसाइटीज़ ऑनलाइन लिस्टेड हैं सारी. बेसिकली क्या होता है कि कॉपीराइट सोसाइटीज़ का बनने का जो मेजर रीज़न था वो यही था कि सारे आर्टिस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपने राइट्स लाइसेंस करने का, एंड उससे जो भी आएगा वो राइट्स में और कॉपीराइट सोसाइटीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो दे आर ऑल लिस्टेड, दे आर वेरी वेल फ्रेम्ड, ओके, है ना. बट
ये जो नोटिसेस भेजने का तरीका था और ये सब, ये तब स्टार्ट हुआ था व्हेन दे वर नॉट गेटिंग, मतलब लाइसेंस के मतलब इनके जो राइट्स का था एक्सप्लॉइट हो रहे थे. तो बेसिकली इट वाज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, जो ये वाला सिनेरियो स्टार्ट हुआ था. बट अब अवेयरनेस है. अगर आप किसी इवेंट के लिए जाना चाहते हैं और आप उसकी परमिशन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हैं. अगर आपको लगता है विद एजेंट जाना है तो आप विद एजेंट जाइए. आप विदाउट एजेंट भी उनकी कॉपीराइट वेबसाइट पे जाते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बात करेंगे, वो डेफिनेटली आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे. यू डोंट नीड एनीवन कि अब वो आपको बताए. वो जो आपको दूसरा बताएगा वो तो ये होते सर आपको तो ये करना ही पड़ेगा, वेयर इज वो आपके रिक्वायरमेंट्स के राइट बताएंगे. और ऐसा ही सारे लाइसेंसेस में भी होता है सर. मतलब जैसे पेटा का लाइसेंस हो गया, ये वो लाइसेंसेस, ये सारे लाइसेंसेस हैं जो आपको अपने मतलब बिना उनसे लिए हुए या बिना एक रॉयल्टी पे करे, बिना एक अमाउंट पे करे लेने नहीं देंगे. आपको उनसे लाइसेंस ही लेना है ना. अगर किसी की ओनरशिप राइट्स है तो आप उसका लाइसेंस का एक फेयर अमाउंट तो देंगे उसको. और जैसा आप बोल रहे 100 लोगों का इवेंट और ये सब, सर घर में अगर इवेंट होता है तो वह फेयर यूसेज में ही आ जाता है. घर में तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. तो आजकल आप देखेंगे बहुत सारे कमर्शियल बेसिकली कमर्शियल इवेंट्स भी घरों में होने लग गए हैं, जो बड़े बंगलोज वगैरह हैं. तो दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ से उन लोगों को वो चीज़ बच जाती है कि इसको हाउस पार्टी दिखा दिया जाता है. सो दैट इज़ द थिंग. मतलब अवेयरनेस ही मेजर है हर चीज़ का. अवेयरनेस चीज़ का एक सॉल्यूशन है. यस. कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोग अवेयर होंगे इस चीज़ को समझ पाएंगे. मैम अभी हमने जितना कन्वर्सेशन किया आईपी के बारे में, कहने के तो आई और पी है, ये 2 लेटर का वर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेकिन उसका डिटेल में जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे हिसाब से. तो हम अगर दिन भर भी बात करेंगे तो कम है. अब जब ये इतना बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है और इंदौर भी एक ग्रोथ स्टेज पे है, तो अभी इसमें कितने लोग आ रहे हैं? जैसे आप काम कर रहे हैं, आपको 8 साल हो गए, और एडवोकेट्स के बारे में हमने बहुत सारे एडवोकेट्स देखे हैं इंदौर में, जो जनरली क्रिमिनल्स में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आईपी की बात करें तो अभी भी मुझे जो लगता है रेयर ही होंगे. सो अभी ऐसा क्या इसको कैरियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अभी एज अ इंडस्ट्री? अगर ये बन रहा है अब इंदौर में, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, तो कोई बच्चा अगर सपोज एडवोकेसी में जा रहा है और अगर इस स्ट्रीम को चुन रहा है, जस्ट लाइक मैंने अभी एक रिसेंट में पॉडकास्ट किया था, वो आयुर्वेदा पे था. तो उसमें मैंने यही बोला था कि एलोपैथी ठीक है ग्रो कर रहा है, लेकिन आयुर्वेदा भी आज सेम टाइम पे अब ग्रो करने लगा है. लेकिन बच्चे उस चीज़ को अभी एज अ कैरियर ऑप्ट नहीं कर रहे हैं. तो सेम लॉयर तो हर किसी को बनना है, क्रिमिनल लॉयर बनना है, क्योंकि उसमें एक ज़्यादा रेवेन्यू दिखता है लोगों को. और मिसकंसेप्शन भी है कि भाई आईपी में भी वो चीज़ है, लेकिन बच्चे अभी या तो अनअवेयर्ड हैं या तो आ नहीं रहे. तो आप क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर इन एडवोकेसी इन आईपी? सर बेसिकली मैं अगर ये जैसे आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था 8 साल पहले की पूर्वी और अभी की पूर्वी, तो 8 साल पहले शायद पूर्वी भी वैसी ही रही होगी कि ओके मुझे इसमें करियर बनाना है या समथिंग लाइक दैट. मैंने नहीं सोचा था, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था आईपी इतना बड़ा फील्ड है. आई प्रैक्टिस इट डेली एंड मुझे डेली कुछ नया सीखने को मिलता है. मतलब इट्स इमेंस. आई इवन डोंट नो, जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जाके खड़ी हुई थी अभी, तब तो मुझे ऐसा लगा था ओके वे आई एम इन द फील्ड, आई एम इन अ ओशन वेयर जस्ट मेरे साइड में सिर्फ शार्क्स हैं. मुझे तो आता ही नहीं है. ये लोग जितना आईपी देखते हैं, मतलब आप वहाँ पे लॉयर्स को देखिए प्रैक्टिस करते हुए, इवन जजेस. तो सर इट कम्स विथ पेशेंस. एंड अभी की जो जनरेशन है, आई थिंक दे लैक पेशेंस. दे इंटेंड टू डू व्हाट्स ट्रेंडिंग बट दे लैक पेशेंस. तो उनके लिए आईपी इज़ अ ट्रेंडिंग फील्ड. नया है, कुछ करना है, बट किस तरह से करना है उसको सीखने के लिए ना आपको एक पेशेंस लगता है. लाइक एवरीवन इज़ लाइक हमने तो इस कॉलेज से किया है, तो राइट नाउ इफ़ आई एम कमिंग विद यू, लाइक जैसे जो लोग मेरे पास आते हैं, मैम आपको तो हमें इतना पैकेज देना पड़ेगा. आप समझिए, लॉ इज़ नॉट अबाउट पैकेजेस. लॉ के फर्स्ट 10 years कहाँ निकल जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता है. तो इवन 8 years आफ्टर 8 years, ठीक है, आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने खुद का स्टार्टअप कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था. आई स्टार्टेड माई एवरीथिंग. या अगर मैं भी मेट्रो सिटी में होती तो सर किसी की जूनियर होती. हाँ. और अभी भी मैं अपने आप को जूनियर ही मानती हूँ, मैं ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज़ कि the generation do not have patience. They want IP. They want to learn it like quickly, very quickly. कि जैसे ही मुझे रजिस्ट्रेशन करना आ गया, मैम मुझे तो IP आ गया, आई एम रेडी टू फाइल माई ओन ट्रेडमार्क्स. नो, यू आर नॉट. टिल डेट इवन आई अज्यूम कि ठीक है मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, सो यू आर नॉट रेडी टू फाइल.
सो करियर अपॉर्चुनिटी तब आएगी सर, या जैसे मैं बोलूँगी जब कोई उसको उस तरह से दिखेगा या कोई उसको इतना सीरियसली लेगा. लाइक फॉर मी IP इज़ अ पैशन. लाइक रात में भी आप उठा के मुझसे बोलोगे ना कि देयर इज़ अ न्यू केस, मैं सोऊंगी नहीं. दिस इज नया सीखने को मिल कुछ रहा है, नया सीखने, एवरीथिंग. वेयर इज मैं जब मेरे यहाँ पर जूनियर्स को या किसी को भी, देर आर फ्यू जो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, फ्यू इज़ लाइक मैम ऑफिस में बैठ के काम करना है. दे आर लाइक कोर्ट में क्यों नहीं भाग रहे हैं हम. एंड IP इज़ अगेन सर कि जैसे एट दिस स्टेज अपने आप को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कन्फाइन कर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बिकॉज लॉ इज़ लाइक जो भी केस आ रहा हो ले लो, पैसे मिल जाएंगे. बट आई एम नॉट टेकिंग दैट. एंड टू कन्फाइन योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर यू हैव टू लर्न टू से नो. क्योंकि अगर आप दूसरी केसेस में उलझ जाओगे तो आप यहाँ पे जो आपको देना था वो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. बिकॉज एवरीथिंग इन्वॉल्व्स यू, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स योर अटेंशन. तो वो चीज़ अभी बच्चों में नहीं आ पा रही है. दो आई इंटेंड कि मैं उन्हें वो सिखा पाऊँ. तो मेरे यहाँ जैसा भी होता है कि दिस इज़ नॉट यूजुअल ड्राफ्टिंग दैट आई वॉन्ट. इफ़ देर इज़ अ ड्राफ्टिंग, बी क्रिएटिव. यू हैव, मतलब पहले नहीं होता था या पहले मैंने भी नहीं सीखा था, बट अभी सर इंस्टाग्राम पे जैसे पोस्ट है तो वो जिस डेट की पोस्ट है ना वो भी मेरे लिए एक एविडेंस है. तो व्हाई नॉट यूज़ एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू यू. वो बच्चे नहीं कर पा रहे और हैं. वो एक्सपीरियंस से आता है मैम. एग्जैक्टली. तो आई थिंक अगर इफ समवन इज एंथुजियास्टिक इनफ या इट्स लाइक उन्हें बनाना है एक्चुअल करियर, तो उन्हें उस तरह का पेशेंस लर्न करना पड़ेगा. बिकॉज टेकिंग अ डिग्री फ्रॉम अ फैंसी कॉलेज वोंट just work at all. I come from Indore. I'm born and brought up from Indore. I have done my education from Renaissance. I have been the topper over there. मतलब everything. I have been a very normal student, but I have been very passionate about what I have done till date. So it's like that कि youngsters के लिए आप हर्ड में नहीं चल सकते हो ऑलवेज. यू हैव टू टेक अ लेफ्ट व्हेन एवरीवन इज गोइंग राइट. ओनली देन आप अपना एक करियर बना सकते हो या कुछ एक मार्क एस्टैब्लिश कर सकते हो. तो व्हेन ईच ऑफ माई फ्रेंड वॉज गोइंग इन टू द कोर्ट रूम, आई वॉज लाइक नो ओके लेट्स प्रैक्टिस दिस समथिंग विच इज़ अ वर्ल्ड जो अनएक्सप्लोर्ड है. इट्स या मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ कि सर, तो इट्स अ वर्जिन फील्ड. अभी तक तो एक्सप्लॉइटेड ही नहीं है वो बिल्कुल भी तरह से. तो अब 7-8 साल बाद लोग आने लगे हैं या लोगों को IP पता चला है, तो तब देन सबके दिमाग में एक नाम बैठा हुआ है कि ओके अब ये करना है, नहीं ये करती है तो अब इससे सीख लेते हैं या इनसे करवा लेते हैं. तो आई ऑलवेज इंटेंडेड टू बी दैट कि जब तक वो आएगा तब तक मुझे वहाँ होना चाहिए खड़ा हुआ ऑलरेडी. जैसे IP ट्रिब्यूनल्स का, या जैसे मेरी सिस्टर ने NCLT में किया हुआ है. जब NCLT इंदौर आया, शी वॉज ऑलरेडी वेरी वेल वर्स्ड विद NCLT लॉज, NCLT की प्रैक्टिस. तो वहाँ तक जाने के लिए आपको ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा. बिकॉज ना तो आपका स्कूल का एजुकेशन, ना आपका ग्रेजुएशन, और इवन लॉ वोंट वर्क, लॉ बुक्स वोंट वर्क. और आजकल के बच्चों में इतना पेशेंस नहीं है कि वो बैठ के टीचर्स के लेक्चर्स सुन ले. आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ जिन्हें बहुत अच्छे लेक्चरर्स मिले हैं. मतलब माई प्रोफेसर्स टिल डेट 2014 में आई टुक लॉ में इन एडमिशन, 2025 तक दे ऑल नो कि हाँ देयर इज़ दिस गर्ल. एंड मुझे तो वहाँ से भी रिकमेंडेशंस आते हैं कि ओके पूर्वी का है, या आपको अगर किसी के पास जाना है तो दे ऑल आर लॉयर्स, दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग वेरी गुड. बट कहीं पर कुछ रहा होगा सर जो उन्हें लगता होगा कि ओके शी इज़ द वन जिसके पास हमें किसी को भेजना चाहिए या उनके क्लाइंट्स को भेजना चाहिए. वो करने के लिए मुझे दिखता नहीं है. मतलब एवरीवन वांट्स टू डू इट, बट you know they need to have something in themselves to establish. वरना तो ठीक है आप एक पाथ चूज कर लेते हो, आपको इस पाथ पे कुछ नहीं लगता है, आप पाथ स्विच कर लेते हो. कंसिस्टेंसी, walking away from the herd, and not just focusing on the fancy degrees or fancy things. नहीं मैम, आई एग्री 101% टू योर पॉइंट.
क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ आईपी का जो ये वर्ल्ड है, जैसे बोला ही जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, तो इसमें आपको इंटेलेक्चुअल भी होना पड़ेगा, और सेकंड जो आपने पेशेंट वाली बात की, तो आपको पेशेंटफुल भी होना पड़ेगा, तभी आप आईपी को लर्न कर पाओगे। और ये चीज़ हम अपनी भी जर्नी से पर्टिकुलरली समझ पाते हैं। जैसे आपने बताया आपको 6 साल हो गए ये काम में इन्वॉल्व होके चीज़ें सीखते हुए, वैसे ही हमें भी इंदौर टॉक को 6 साल हो गए हैं हम जो कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली इस फील्ड में मुझे 30 साल हो गए हैं। मतलब मैं 12 साल का हूँ तब से काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना इवॉल्व हो पाया। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ केबल ऑपरेटर, मतलब मेरे पापा की केबल है, तो वो एक चैनल जब सैटेलाइट पे ZTV लॉन्च हुआ था, हमने वो अपने घर की, जब तो छत भी नहीं होती थी, चद्दर होती थी, तो वहाँ पर छतरी लगा के ढूंढा था। आज प्राउडली हम बोलते हैं कि हमने अपने चैनल की ऐप बना ली है, तो हम टेक पे आ गए हैं, और हम भी हमारे इस प्रोडक्ट को एज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। हम भी वही वेट कर रहे हैं कि इसकी ऑडियंस अभी इंदौर में है नहीं, आएगी, क्योंकि इंदौर इतनी इन्फॉर्मेशन से भर चुका है। इवन बीइंग एन प्रॉपर बॉर्न बॉट अप एजुकेटेड इन इंदौर, हमें भी नहीं पता इंदौर में क्या हो रहा है, तो हम हर उस चीज़ को, हर उस इन्फॉर्मेशन को उस ऐप पे ला रहे हैं कि भाई एक क्लिक पे आपको पूरा इंदौर दिख जाएगा। सो ये परसिवरेंस है हमारा, और ये पेशेंस है कि भाई 30 सालों से अगर कोई एक ही काम को कर रहे हैं तो हम उसमें प्रो होते जा रहे हैं। वेयर एज आज के बच्चों में ये चैलेंज है, क्योंकि हमें भी यही चैलेंजेस फेस करते हैं। They want quick money. हमें क्रिएटर्स नहीं मिल रहे, उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, उन्हें क्रिएटर नहीं बनना है, क्योंकि एक क्रिएटर को रिसर्च करना पड़ेगी। आज जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो अभी मैं आईपी क्या कर रहा हूँ, कल हो सकता है मुझे आयुर्वेदा करना हो, परसों मुझे हो सकता है किसी पुलिसमैन से क्राइम के बारे में करना हो, तो इतना नॉलेज आएगा कहाँ से? ये नॉलेज आएगा जब आप लगातार सालों तक उस फील्ड में काम करोगे। आप जैसे बोल रहे हो ना कि मुझे रात में भी कोई उठा के बोलेगा, तो मेरे साथ भी सेम है कि मुझे रात में भी कोई इंदौर के बारे में कुछ भी पूछ ले, मतलब मेरे साथ तो अब ऐसा हो गया कि मुझे इंदौर की हर वो चीज़ पता है जो शायद एक कॉमन उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी नहीं पता होगी, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके इधर क्या हो रहा है, उसके इधर क्या हो रहा है, उसे नहीं पता। सेफ और रियल एस्टेट हमारा ग्रो कर रहा है, हर कुछ बन रहा है, मटीरियलिस्टिक बन रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल का उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन आप भाई कॉलोनी बना तो दोगे, लोग रहने भी आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? आप पेड़ ही नहीं लगा रहे हो उस टाउनशिप में। लॉ बोलता है कि 30% लगाना है, आप लगाते ही नहीं हो, क्योंकि सब कुछ आपको पता है सेटिंग पे हो जाता है। तो चीज़ें बहुत सारी दिखती हैं जब आप ओवर द पीरियड चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो ये मैं आपकी जो पेन है वो मैं बिल्कुल समझ पाता हूँ और रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि हम दोनों की फील्ड ही बहुत अलग है और ये फ्यूचरिस्टिक है। जब हम बन जाएंगे, जब हम कुछ कर लेंगे, तब आप डेफिनेटली देखना कि आपके पास भी लोग आएंगे कि मुझे ये करना है, हमारे पास भी आएंगे कि हमें ये बनना है। सो लेट्स होप फॉर द फ्यूचर। राइट। तो मैम, जब इतनी सारी कन्वर्सेशन हो गई है आईपी को लेकर, हमने इतना सारा डिस्कशन कर लिया है, उसका इंपॉर्टेंस भी जान लिया, प्रोसेस भी पता कर लिए, लेकिन अभी भी एक वो मैसेज बनता है जो लास्ट हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए भी होगा, और जो सफ़रर हैं, जिनको अभी या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उन्हें वे आउट ही नहीं समझ में आ रहा है, वो शायद लॉयर्स के पास चले भी गए होंगे, लेकिन वो आईपी लॉयर्स के पास नहीं है, तो उनके लिए वो क्या आपके मैसेज होंगे? आई वुड से कि आपका बिजनेस जो है उसके लिए उसका नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपका क्रिएशन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्हाई नॉट मेक इट योर ओन बिफोर गिविंग इट टू द वर्ल्ड। मतलब अगर आप किसी के लिए वर्ल्ड में ऐसे ही छोड़ देते हो कि ठीक है ओके अभी लॉन्च कर देते हैं बाद में देखा जाएगा, तो पूरी दुनिया बैठी है सर उसको कॉपी करने के लिए। तो ऐसा अगर कुछ कहीं से भी आपको मिलता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करके चले, अभी चलो आप 15 साल लेट हो गए, 20 साल लेट हो गए, 30 साल लेट हो गए, अगर आज आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, आपको आज पता चल गया, आप आज प्रोटेक्ट कर लीजिए। डू नॉट वेट कि कभी कोई होगा कुछ तो देखा जाएगा, बिकॉज जब कुछ होता है तो वो मॉनेटरी मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली एग्जॉस्ट कर देगा वो आपको, मतलब इतना पैसा लग जाएगा आपको, बिकॉज यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ABCD। तो अगर आज आपको पता चल रहा है, और आज तो सर सबको पता चल ही गया है, अब तो पता पड़ गया, अब तो सबको ही पता है, तो जनरेशन भी चेंज हो गई, जो बिजनेस सब एग्जैक्टली आपके सक्सेसर्स आ चुके हैं, उनको पता है, व्हाई नॉट प्रोटेक्ट, व्हाई वेट फॉर समथिंग टू हैपन। Again, as said, prevention is better than cure. So, like, और इस चीज़ को मैं ऐसे कंक्लूड करूँगा कि जैसे हम जब पैदा होते हैं तो एक जन्म प्रमाण पत्र बनता है हमारा, जिसमें हमारा नाम लिखा जाता है, और वो जन्म प्रमाण पत्र हमारी आइडेंटिटी बन जाती है लाइफ लॉन्ग, with the date of birth, वो सर्टिफिकेट हमें आजीवन कहीं ना कहीं लगता रहता है।
मतलब चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो, चाहे स्कूल जाना हो, तो वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका नाम लिखा है। क्योंकि मैम ये मैं फर्मली मानता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी या कोई भी सर्विस किसी के लिए बच्चा ही होती है जो उसको ओवर द पीरियड बड़ा करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, वो कमाने लायक हो जाता है, तो कोई आके बोलता है कि यार ये तो मेरा बच्चा है, मतलब उसे क्लेम करता है जस्ट लाइक वो वैसा ही है। तो जैसे हम इंदौर टॉक को बड़ा कर रहे हैं, आप एच लीगल को बड़ा कर रहे हैं, वैसे कई लोग इंदौर में आज अपने अपने बिजनेसेस को बड़ा कर रहे होंगे, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया होगा, तो आईपी पे नहीं गया होगा। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंदौर, हमारा हमेशा मानना रहता है कि चीज़ों को लीगलिटी के फ्रेमवर्क में किया जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हम अनअवेयर्ड होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि भाई जीएसटी सर्टिफिकेट तो पता है तो लेना है, ट्रेड लाइसेंस लेना है, लेकिन आईपी को लेके अभी भी थोड़ी सी अनअवेयरनेस है। और पर्टिकुलरली अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें जहाँ पर आईपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो ऐसी कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट करने की प्रोसेस में हैं, या ऐसा कोई बिजनेस जो आप सालों से कर रहे हैं लेकिन आज तक अपने आईपी पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ मैम, और मैम की डिटेल हम लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। तो मैम आप आए और ये सारा जो कन्वर्सेशन किया, ये डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा हमारे इस इंदौर के इस इकोसिस्टम में जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, जो टेक पे काम कर रहे हैं, जो टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या जो वो ऐसे बिजनेस है जो एग्जिस्ट करते हैं सालों से और अब मल्टी ब्रांड शोरूम में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो थैंक यू पूर्वी मैम, आप इस कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियो आए, और इन फ्यूचर भी हमें एज एंड व्हेन जब भी लगेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए भी हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग फिजिकल सेशंस पे भी जाने वाले हैं। तो वहाँ पर भी हम आपको इनवाइट करेंगे, ताकि डिजिटली तो लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक जो फिजिकल Q&A हो जाता है, उनके एट ए टाइम डाउट सॉल्व हो जाते हैं, वो ज़्यादा उनके हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू कमिंग ऑन दी डिस्कस पॉडकास्ट शो। You're welcome. It was a pleasure.